शुरुआत अध्याय 8 बाधाओं को पार करना। एक बार लोग अध्ययन कर लें और उसमें पैसों की समझ भी आ जाए तो भी आर्थिक आजादी हासिल करने के लिए उन्हें कई बाधाओं और अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे 5 कारण हैं जिनके कारण पैसों की समझ रखने वाले लोग अपने संपत्ति वाले कॉलम को ज्यादा नहीं बढ़ा पाते। संपत्ति वाला कॉलम जिससे बहुत सारा कैश फ्लो आता है, संपत्ति वाला कॉलम जो उन्हें अपने सपनों की जिंदगी जीने का मौका देता है और अपने बिल चुकाने के लिए हरदम काम करने के झंझट से मुक्ति दे सकता है। ये 5 कारण हैं। नंबर 1 डर, नंबर 2 सनकीपन, नंबर 3 आलस्य, नंबर 4 बुरी आदतें, नंबर 5 जिद। कारण नंबर 1 पैसा खोने के डर से पार पाना। मैं कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जिसे पैसों का नुकसान अच्छा लगता हो, और मेरी जिंदगी में मैं कभी किसी अमीर व्यक्ति से नहीं मिला जिसने कभी भी पैसों का नुकसान न उठाया हो। परंतु मैं ऐसे बहुत से गरीब लोगों से जरूर मिला हूँ जिन्होंने एक दमड़ी भी नहीं खोई है निवेश में। पैसा खोने का डर स्वाभाविक है, ये हर व्यक्ति को होता है, अमीरों को भी। परंतु समस्या डर नहीं है, समस्या ये है कि आप इस डर का सामना किस तरह से करते हैं। पैसा खोने के बाद स्थिति से किस तरह निपटते हैं, आप असफलता को किस तरह से लेते हैं, ये आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ये जिंदगी में केवल पैसों के बारे में ही नहीं बल्कि हर चीज के बारे में सही है। एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति में मूलभूत अंतर ये होता है कि वे इस डर से किस तरह मुकाबला करते हैं। डरने में कोई बुराई नहीं है, पैसों के मामले में डरपोक होना भी कोई बुरी बात नहीं है। आप अब भी अमीर हो सकते हैं। हम सभी कुछ मौकों पर बहादुर होते हैं और कुछ मौकों पर डरपोक। मेरे दोस्त की पत्नी एक इमरजेंसी रूम की नर्स है। जब भी वो खून देखती हैं, वो तत्परता से काम में जुट जाती हैं। जब भी मैं निवेश का जिक्र करता हूँ, वो भाग जाती हैं। जब मैं खून देखता हूँ तो मैं नहीं भागता, मैं बेहोश हो जाता हूँ। मेरे अमीर डैडी पैसों के नुकसान के डर या फोबिया को समझते थे। कुछ लोग सांपों से डरते हैं, कुछ लोग पैसा गंवाने से डरते हैं। दोनों ही फोबिया है। उनका कहना था पैसा गंवाने के बारे में उनका सुझाव ये छोटी पंक्ति थी, अगर आप जोखिम से घबराते हैं और चिंता करते हैं तो जल्दी शुरू कर दें। इसलिए बैंक तभी बचत की आदत डालना चाहती है जब आप छोटे होते हैं। अगर आप कम उम्र में शुरू करते हैं तो आपके लिए अमीर होना ज्यादा आसान होगा। मैं इस बारे में ज्यादा विस्तार से कुछ नहीं कहूंगा, परंतु 20 साल की उम्र में बचत शुरू करने वाले और 30 साल की उम्र में बचत शुरू करने वाले लोगों में बहुत बड़ा फर्क होता है, बहुत ही बड़ा फर्क। कहा जाता है कि विश्व के अजूबों में से एक है चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत। मैनहट्टन आइलैंड की खरीद दुनिया के महानतम सौदों में से एक मानी जाती है। न्यूयॉर्क को $24 में खरीदा गया था, परंतु उस $24 को 8% सालाना ब्याज पर निवेश कर दिया जाता तो वही $24 1995 के अंत तक $28 ट्रिलियन से भी ज्यादा हो गए होते। मैनहट्टन को 1995 की रियल एस्टेट की कीमतों पर दोबारा खरीदा जा सकता था और इसके बाद भी इतना पैसा बच जाता कि लॉस एंजलिस का ज्यादातर हिस्सा खरीदा जा सके। मेरा पड़ोसी एक बड़ी कंप्यूटर कंपनी के लिए काम करता है। वो 25 सालों से वहां पर है। अगले 5 सालों में वो कंपनी को छोड़ देगा और उसके 401 के रिटायरमेंट प्लान में $40 लाख जमा होंगे। ये मुख्य रूप से अच्छी गति से विकसित हो रहे म्यूचुअल फंड में निवेश किए गए हैं जो बाद में बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में बदल लिए जाएंगे। नौकरी छोड़ते समय उसकी उम्र केवल 55 साल की होगी और उसके बाद उसके पास $3 लाख से ज्यादा की निष्क्रिय आय होगी जो कि उसके वेतन से ज्यादा होगी। अगर आप हारने से डरते हैं या जोखिम लेने से डरते हैं तो भी ये किया जा सकता है, परंतु आपको जल्दी ही इसकी शुरुआत करनी होगी और एक रिटायरमेंट प्लान तो बनाना ही होगा और आपको निवेश करने से पहले एक भरोसेमंद फाइनेंशियल प्लानर की सेवा लेनी होगी। परंतु अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है या आप जल्दी रिटायर्ड होना चाहते हैं तो आप किस तरह पैसे खोने के डर का सामना करते हैं। मेरे गरीब डैडी ने कुछ नहीं किया, वे केवल इस विषय को टालते रहे और इस बारे में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हुए। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी का सुझाव था कि मैं टेक्सास के लोगों की तरह की मानसिकता रखूं। मैं टेक्सास और वहां के लोगों को पसंद करता हूं। उनका कहना था टेक्सास में हर चीज बड़े पैमाने पर होती है। जब टेक्सास के लोग जीतते हैं तो वो बड़ी जीत होती है और जब वे हारते हैं तो वो हार भी अद्भुत होती है। वे हारना पसंद करते हैं? मैंने पूछा। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि कोई भी हारना पसंद नहीं करता। मुझे एक खुश हारा हुआ व्यक्ति दिखा दो और मैं तुम्हें बता दूंगा कि हार ऐसी होती है। अमीर डैडी ने कहा। मैं जोखिम
पुरस्कार और असफलता के बारे में टेक्सास के लोगों के नजरियों के बारे में बात कर रहा हूँ। वे जिंदगी के बारे में इसी तरह से सोचते हैं। वे बड़े स्तर पर जीते हैं। वे यहाँ के ज्यादातर लोगों की तरह नहीं जीते, जो पैसों के मामले में बिल्कुल काकरोच की तरह होते हैं। जब कोई उन पर रोशनी डालता है तो वो काकरोच घबरा जाते हैं। जब किराने वाला उनकी चिल्लर में से चवन्नी कम कर देता है तो वे शोर मचाने लगते हैं। अमीर डैडी समझाते रहे, मुझे टेक्सास का नजरिया सबसे ज्यादा पसंद है। जब वे जीतते हैं तो उन्हें खुद पर गर्व होता है और जब वे हारते हैं तो वे शेखी बघारते हैं। टेक्सास में एक कहावत है, अगर आपको दिवालिया होना है तो बड़े पैमाने पर हुआ जाए। आप डुप्लेक्स के लिए दिवालिया हो जाएं, इसकी शेखी नहीं बघारी जा सकती। यहाँ पर ज्यादातर लोग हारने से इतना डरते हैं कि उनके लिए दिवालिया होने के लिए डुप्लेक्स भी नहीं होता। वे माइक और मुझे ये लगातार बताया करते थे कि आर्थिक असफलता का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि लोग खेल को बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक तरीके से खेलते हैं। लोग हारने से इतना ज्यादा डरते हैं कि वे हार जाते हैं। ये उनके शब्द थे। फ्रैंक टारकेटन, जो एक वक्त का महान NFL क्वार्टरबैक था, ने इसी बात को दूसरी तरह से कहा, जीतने का मतलब है हारने से न डरना। मेरी अपनी जिंदगी में मैंने ये पाया है कि जीत हमेशा हार के ठीक बाद आती है। जब मैंने आखिरकार मोटरसाइकिल चलाना सीखा तो उसके पहले मैं कई बार गिरा। मैं आज तक किसी गोल्फर से नहीं मिला हूँ जिसने कोई गोल्फ बॉल न घुमा दी हो। मैं आज तक ऐसे प्रेमियों से भी नहीं मिला हूँ जिनका कभी दिल न टूटा हो, और मैं आज तक कभी ऐसे अमीर आदमी से भी नहीं मिला हूँ जिसने कभी पैसा न गवाया हो। तो ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से इसलिए नहीं जीत पाते क्योंकि उन्हें अमीर होने की खुशी से पैसा खोने का दर्द कहीं ज्यादा होता है। टेक्सास में एक और कहावत है, हर आदमी स्वर्ग जाना चाहता है परंतु कोई मरना नहीं चाहता। ज्यादातर लोग अमीर होने का सपना देखते हैं परंतु पैसा खोने के विचार से कांप जाते हैं, इसलिए वे कभी स्वर्ग नहीं पहुंच पाते। अमीर डैडी माइक और मुझे टेक्सास में अपनी यात्राओं के बारे में कहानियां सुनाया करते थे। अगर आप वास्तव में ये सीखना चाहते हैं कि जोखिम को, हार को और असफलता को किस तरह से संभाला जाए तो सैन एंटोनियो में जाकर एलोमो को देखो। एलोमो उन बहादुर लोगों की महान कथा है जिनके पास सफलता की कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी ये जानते हुए भी उन्होंने लड़ने का विकल्प चुना। उन्होंने समर्पण करने के बजाय मरने का विकल्प चुना। ये पढ़ने योग्य प्रेरक कथा है। वैसे ये एक दुखद सैन्य हार है। वे आखिरकार असफल हुए, वे हार गए। तो टेक्सास के लोग किस तरह असफलता का सामना करते हैं वे अब भी चिल्लाते हैं, एलोमो को याद रखो। माइक और मैंने ये कहानी कई बार सुनी। जब भी अमीर डैडी किसी बड़े सौदे को करने वाले होते थे और वे नर्वस होते थे तब वे हमें यही कहानी सुनाया करते थे। जब भी वे पर्याप्त मेहनत कर चुके होते थे और या तो मामला सही हो जाता था या बिगड़ जाता था तब वे हमें यही कहानी सुनाया करते थे। हर बार जब वे गलती करने या पैसा गंवाने से डरते थे तब वे हमें ये कहानी सुनाया करते थे। इससे उन्हें ताकत मिलती थी क्योंकि ये कहानी उन्हें याद दिलाती थी कि किस तरह पैसों के नुकसान को आर्थिक विजय में बदला जा सकता है। अमीर डैडी जानते थे कि असफलता उन्हें ज्यादा मजबूत और स्मार्ट बनाएगी। ऐसा नहीं था कि उन्हें हारना पसंद था या वे हारना चाहते थे। वे केवल इतना जानते थे कि वे कौन थे और वे किस तरह हार का सामना करेंगे। वे नुकसान उठा लेंगे और फिर उसे जीत में बदल लेंगे। यही उन्हें एक विजेता बनाता था और दूसरों को पराजित। इससे उन्हें जोखिम उठाने के लिए सीमा लांघने का साहस मिलता था, जबकि बाकी लोग उस सीमा के पार नहीं जा पाते थे। इसलिए मैं टेक्सास के लोगों को इतना पसंद करता हूं। उन्होंने एक बड़ी असफलता को लिया और उसे एक पर्यटक स्थल के रूप में बदल दिया जिससे करोड़ों की आमदनी हो रही है। परंतु उनके सबसे अर्थपूर्ण शब्द शायद ये हैं, टेक्सास के लोग अपनी असफलताओं को दफनाते नहीं हैं, वे उनसे प्रेरणा लेते हैं। वे अपनी असफलताओं को लेकर उन्हें नारों में बदल देते हैं। असफलता टेक्सास के लोगों को जीतने के लिए प्रेरित करती है, परंतु ये फॉर्मूला केवल टेक्सास के लोगों का ही फॉर्मूला नहीं है, ये सभी जीतने वालों का फॉर्मूला है। जैसा मैंने कहा, मोटरसाइकिल से बार बार गिरना गाड़ी चलाना सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा था। मुझे याद है कि गिरने के बाद मुझ में गाड़ी चलाना सीखने के लिए ज्यादा दृढ़ निश्चय आ गया था। मेरा दृढ़ निश्चय गिरने से कम नहीं हुआ था। मैंने ये भी कहा है कि मैं कभी ऐसे गोल्फर से नहीं मिला जिसकी बॉल कभी गलत नहीं गई हो। किसी चोटी के प्रोफेशनल गोल्फर के लिए बॉल खोना या टूर्नामेंट हारना उसे ज्यादा बेहतर बनने, कड़ी मेहनत करने और ज्यादा अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है। वे इससे ज्यादा बेहतर बनते हैं। जीतने वालों के लिए हार प्रेरणादायक बन जाती है, हारने वालों को हार बर्बाद कर देती है। जॉन डी रॉकफेलर के शब्दों में, मैं हमेशा हर संकट को अवसर में बदलने की कोशिश करता था और जापानी अमेरिकी होने के नाते मैं भी यही कह सकता हूँ। कई लोग कहते हैं कि पर्ल हार्बर अमेरिकी गलती थी, मैं कहता हूँ कि ये जापानी गलती थी। टोरा 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 फिल्म में एक सहमति जापानी एडमिरल खुशियां मना रहे अपने अधीनस्थों से ये कहता है, मुझे
मुझे डर है कि हमने एक सोते हुए राक्षस को जगा दिया है। पर्ल हार्बर को याद करो, एक नारा बन गया। ये अमेरिका की सबसे बड़ी हारों में से एक थी, फिर भी इसके कारण उसे जीतने की प्रेरणा मिली। इस बड़ी हार से अमेरिका को ताकत मिली और अमेरिका जल्द ही दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर कर सामने आया। असफलता जीतने वालों को प्रेरणा देती है और हारने वालों को बर्बाद कर देती है। ये जीतने वालों का सबसे बड़ा रहस्य और सूत्र है। ये वो रहस्य है जिसे हारने वाले नहीं जानते। जीतने वालों का महानतम रहस्य ये है कि असफलता जीतने की प्रेरणा देती है, इसलिए उन्हें हार से डर नहीं लगता। मैं फ्रैंक ट्रैंकेटन के शब्दों को एक बार फिर से दोहराना चाहता हूँ, जीतने का मतलब है हार से न डरना। फ्रैंक ट्रैंकेटन जैसे लोग हारने से इसलिए नहीं डरते क्योंकि वे जानते हैं कि वे कौन हैं। वे हारने से नफरत करते हैं, इसलिए वे जानते हैं कि हार केवल उन्हें ज्यादा बेहतर बनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। हारने से डरने और हारने से नफरत करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। ज्यादातर लोग पैसा गंवाने से इतना डरते हैं कि वे हार जाते हैं। वे डुप्लेक्स के कारण ही दिवालिया हो जाते हैं। आर्थिक रूप से वे जीवन में बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक खेल खेलते हैं और बहुत छोटे पैमाने पर खेलते हैं। वे बड़े घर और बड़ी कारें तो खरीद लेते हैं, परंतु वे बड़े निवेश नहीं करते। वो प्रमुख कारण जिसके कारण 90% अमेरिकी जनता पैसों के लिए संघर्ष करती है, ये है कि वे हार से बचने के लिए खेलते हैं, वे जीतने के लिए नहीं खेलते। वे अपने फाइनेंशियल प्लानर्स या अकाउंटेंट्स या स्टॉक ब्रोकर के पास जाते हैं और एक संतुलित पोर्टफोलियो खरीद लेते हैं। ज्यादातर के पास सीडी, कम आमदनी वाले बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और बहुत कम स्टॉक्स में बहुत सा नकद जमा होता है। ये एक सुरक्षित और समझदारीपूर्ण पोर्टफोलियो होता है, परंतु ये जीतने वाला पोर्टफोलियो नहीं होता। ये उस आदमी का पोर्टफोलियो होता है जो हार से बचने के लिए खेल रहा है। मुझे गलत मत समझिए, शायद ये 70% जनसंख्या से बेहतर पोर्टफोलियो होता है और ये भयावह है, क्योंकि पोर्टफोलियो न होने से बेहतर है सुरक्षित पोर्टफोलियो होना। ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो होता है जो सुरक्षा को पसंद करता है, परंतु सुरक्षित खेल खेलने और संतुलित निवेश पोर्टफोलियो वो तरीका नहीं है जिससे सफल निवेशक अपना खेल खेलते हैं। अगर आपके पास कम पूंजी है और आप अमीर होना चाहते हैं तो पहले तो केंद्रित हो जाइए, संतुलित नहीं। अगर आप किसी सफल व्यक्ति को देखेंगे तो शुरुआत में वे संतुलित नहीं होते। संतुलित लोग कहीं नहीं जा पाते, वे एक ही जगह पर बने रहते हैं। प्रगति करने के लिए आपको पहले असंतुलित होना पड़ता है। इसे देखने के लिए आप अपने चलन की प्रगति को देखें। थॉमस एडिसन संतुलित नहीं थे, वे केंद्रित थे। बिल गेट्स संतुलित नहीं थे, वे केंद्रित थे। डोनाल्ड ट्रम्प केंद्रित थे। जॉर्ज सोरोस केंद्रित थे। जॉर्ज पैटन ने अपने टैंकों को फैलाया नहीं, उन्होंने उन्हें केंद्रित किया और जर्मन पंक्ति के कमजोर ठिकानों को उड़ा डाला। फ्रांसीसियों ने मेजिनॉट लाइन में अपने सैन्य बल को फैलाया था और आप जानते ही हैं कि उनके साथ क्या हादसा हुआ था। अगर आप में अमीर होने की इच्छा है तो स्वयं को केंद्रित कर लें। अपने बहुत से अंडों को केवल कुछ बास्केट में रख लें। वो न करें जो गरीब और मध्य वर्ग के लोग करते हैं, वे बहुत से कम अंडों को बहुत सी बास्केट्स में रखते हैं। अगर आप हारने से नफरत करते हैं तो सुरक्षित खेलें। अगर हारने से आप कमजोर हो जाते हैं तो सुरक्षित खेलें। संतुलित निवेश का रास्ता चुनें। अगर आपकी उम्र 25 साल से ज्यादा है और आप जोखिम उठाने से डरते हैं तो बदले नहीं, सुरक्षित खेलें, परंतु इसकी शुरुआत जल्दी करें। अपने अगले अंडे को जल्दी ही इकट्ठा करना शुरू कर दें, क्योंकि इसमें समय लगेगा। परंतु अगर आपके पास आजादी के सपने हैं, छुआ दौड़ से बाहर निकलने का इरादा है, तो आपको खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, मैं किस तरह असफलता का सामना करूंगा। अगर असफलता से आपको जीतने की प्रेरणा मिलती है तो शायद आपको कोशिश करनी चाहिए, परंतु केवल शायद। अगर असफलता आपको कमजोर बना देती है या आप पर मानसिक तनाव डालती है, उस बिगड़े नवाब की तरह जो हर बार कोई चीज गलत होने पर मुकदमा दायर करने के लिए वकील को ढूंढता है, तो सुरक्षित खेल ही खेलें। अपनी दिन की नौकरी को बनाए रखें, बॉन्ड या म्यूचुअल फंड खरीदें, परंतु याद रखें कि इनमें भी खतरा होता है, हालांकि तुलनात्मक रूप से वे ज्यादा सुरक्षित होते हैं। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ और टेक्सास और फ्रैंक ट्रैंकेटन का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाना आसान है। ये एक कम बुद्धि का खेल है, इसमें बहुत ज्यादा शिक्षा की जरूरत नहीं है। 5वीं कक्षा का गणित का विद्यार्थी भी ये कर सकता है, परंतु संपत्ति वाले कॉलम को तेजी से बढ़ाना बहुत ज्यादा बुद्धि का खेल है। इसमें हिम्मत, धीरज और असफलता झेलने की ताकत की जरूरत है। हारने वाले असफलता से बचते हैं, जबकि असफलता हार को जीत में भी बदल सकती है। अलेमो को याद रखें। कारण नंबर 2, सन की
मांगीपन का सामना करना। आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। हम में से ज्यादातर लोग उस छोटे मुर्गे की कहानी जानते हैं जो आसमान गिरने की चेतावनी देता हुआ अपने डब्बे में दौड़ रहा था। हम इस तरह के बहुत से लोगों को जानते हैं, परंतु हम सब के भीतर एक ऐसा ही छोटा मुर्गा होता है। और जैसा मैंने पहले ही कहा है, सन की व्यक्ति दरअसल छोटे मुर्गे की तरह नहीं है। हम सभी में एक छोटा मुर्गा होता है जो तब उभर कर सामने आता है जब हमारे विचारों पर डर और शंका हावी हो जाते हैं। हम सभी के मन में शंकाएं होती हैं, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ, अमुक व्यक्ति मुझसे बेहतर है, या हमारी शंकाएं अक्सर इसमें निष्क्रिय कर देती हैं। हम क्या होगा वाला खेल खेलते हैं। क्या होगा अगर मेरे निवेश करने के बाद अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाए, या क्या होगा अगर मेरा नियंत्रण खत्म हो जाए और मैं पैसा वापस न चुका सकूं? क्या होगा अगर घटनाएं मेरे योजना के हिसाब से न हो? या हमारे कई ऐसे दोस्त या प्रियजन भी हो सकते हैं जो हमें अपनी कमजोरियों की याद दिला सकते हैं, चाहे हमने उनकी सलाह मांगी हो या नहीं। वे अक्सर कहते हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम ये कर सकते हो? या अगर ये इतना ही बढ़िया होता तो हर कोई ऐसा ही क्यों नहीं कर रहा है? या ये कभी सफल हो ही नहीं सकता, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। शंका के ये तीर कई बार इतने तीखे होते हैं कि हम काम करना शुरू ही नहीं कर पाते। हमारा दिल में डर बैठ जाता है। कई बार हम सो भी नहीं पाते। हम आगे बढ़ने में असफल होते हैं तो हम सुरक्षित चीजों के साथ ही बने रहते हैं और अवसर हमारे पास से होकर गुजर जाते हैं। हम जिंदगी को अपने पास से गुजरते हुए देखते रहते हैं और हम अपने शरीर में जकड़न के कारण बिना हिले डुले बैठे रहते हैं। हमने इसे अपनी जिंदगी में कभी न कभी इस तरह से महसूस किया होगा और कई लोगों के साथ ये बहुत बार हुआ होगा। फाइडेलिटी मैगलेन म्यूचुअल फंड के पीटर लिंच आसमान गिरने की चेतावनियों को शोर कहकर पुकारते हैं और हम सभी इसे सुनते हैं। शोर या तो हमारे दिमाग में सुनाई देता है या फिर ये बाहर से आता है, प्राय दोस्तों से, परिवार से, सहकर्मियों से और मीडिया से। लिंच 1950 के दशक के दौरान का अनुभव बताते हैं जब परमाणु युद्ध का खतरा समाचार पत्रों में इतना ज्यादा प्रचारित किया गया था कि लोगों ने फॉल आउट शेल्टर बना लिए थे और अनाज पानी इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। अगर उन्होंने फॉल आउट शेल्टर बनाने के बजाय इस पैसों को समझदारी पूर्वक बाजार में निवेश कर लिया होता तो शायद आज वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते। जब कुछ साल पहले लॉस एंजलिस में दंगे भड़के तो सारे देश में बंदूक की बिक्री बढ़ गई। वॉशिंगटन राज्य में एक आदमी हैमबर्गर के मांस के कारण मर जाता है और एरिजोना हेल्थ डिपार्टमेंट सभी रेस्तराओं को आदेश देता है कि बीफ को अच्छी तरह से पकाया जाए। एक दवाई की कंपनी राष्ट्रीय टीवी विज्ञापन में लोगों को सर्दी होते हुए दिखाती है। विज्ञापन फरवरी में दिखाया जाता है। सर्दी से ग्रस्त होने वालों की संख्या बढ़ जाती है और उस दवा की बिक्री भी। ज्यादातर लोग गरीब होते हैं क्योंकि जब निवेश की बात आती है तो संसार में ऐसे छोटे मुर्गों की संख्या बहुत है जो ये चिल्लाते हुए घूम रहे हैं, आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। और छोटे मुर्गे इसलिए प्रभावित होते हैं क्योंकि हम सभी के अंदर एक छोटा मुर्गा होता है। विनाश की अफवाहों और बुरे समय की कल्पना से आपके मन में शंका और डर पैदा न हो, इसमें बहुत ज्यादा बहादुरी की जरूरत होती है। 1992 में मेरा रिचर्ड नामक का दोस्त मुझसे मिलने फिनिक्स आया। वो स्टॉक और रियल एस्टेट में हमारे द्वारा किए गए काम से बहुत प्रभावित था। फिनिक्स में रियल एस्टेट की कीमतों में मंदी चल रही थी। हमने उसके साथ 2 दिन गुजारे और उसे बताया कि कैश फ्लो और पूंजी बढ़ाने में कुछ बढ़िया मौके मौजूद हैं। मेरी पत्नी और मैं रियल एस्टेट के एजेंट नहीं हैं, हम विशुद्ध निवेशक हैं। हम एक रिजॉर्ट कम्युनिटी में एक यूनिट तय करने के बाद हमने एक एजेंट से बात की जिसने उस दोपहर को उस यूनिट को बेच दिया। 2 बेडरूम के उस घर की कीमत केवल $42,000 थी। इसी तरह के यूनिट उस समय $65,000 में बिक रहे थे। उसे ये बहुत फायदे का सौदा लगा। रोमांचित होकर उसने इसे खरीद लिया और बोस्टन लौट गया। 2 सप्ताह बाद एजेंट ने हमें फोन किया कि हमारा दोस्त पीछे हट गया था। मैंने तत्काल उसे फोन करके इसका कारण पता किया। उसने इतना ही कहा कि उसने इस विषय पर अपने पड़ोसी से चर्चा की थी और उसके पड़ोसी ने उससे कहा था कि ये एक बुरा सौदा था क्योंकि वो ज्यादा महंगे में खरीद रहा था। मैंने रिचर्ड से पूछा कि क्या उसका पड़ोसी निवेशक है। रिचर्ड ने कहा नहीं। फिर मैंने उससे पूछा कि उसने उसकी सलाह क्यों मानी तो रिचर्ड सुरक्षात्मक हो गया और उसने बस यही कहा कि वो ज्यादा जांच पड़ताल करना चाहता था। फिनिक्स में रियल एस्टेट बाजार के दिन पलटे और 1994 में उस छोटे से यूनिट से $1,000 प्रति माह किराया मिल रहा था। जाड़े के पीक सीजन में $2,500 प्रति माह। 1995 में यूनिट की कीमत बढ़कर $95,000 हो गई थी। रिचर्ड को इतना ही करना था कि वो शुरुआत में $5,000 चुका दे और छुआ दौड़ से बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू
हो जाती। आज भी वो कुछ नहीं कर पाया है और फिनिक्स के सौदे जैसे मौके अब भी मौजूद हैं, बस आपको उन्हें कुछ ज्यादा गौर से देखना पड़ेगा। रिचर्ड के पीछे हटने से मुझे ताज्जुब नहीं हुआ था। इसे खरीदार का पछतावा कहा जाता है और ये हम सबको प्रभावित करता है। यही शंकाएं हमें ले डूबती हैं। छोटा मुर्गा जीत जाता है और हम आजादी का मौका गवा देते हैं। दूसरे उदाहरण में मैं सीडी के बजाय टैक्स लियन सर्टिफिकेट्स में अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा रखता हूँ। मैं अपने पैसों पर 16% प्रति वर्ष कमाता हूँ, जो बैंकों द्वारा दिए जाने वाले 5% से निश्चित रूप से काफी ज्यादा है। ये प्रमाण पत्र रियल एस्टेट द्वारा सुरक्षित होते हैं और राज्य के कानून द्वारा संरक्षित होते हैं, जो निश्चित रूप से ज्यादातर बैंकों से ज्यादा बेहतर होते हैं। जिस आधार पर उन्हें खरीदा जाता है वो भी काफी सुरक्षित फॉर्मूला है। उसमें सिर्फ एक दिक्कत ये होती है कि उन्हें भुनाया नहीं जा सकता, तो मैं उन्हें 2 से 7 साल की सीडी मान लेता हूँ। हर बार जब भी मैं किसी को बताता हूँ, खासकर उसे जिसने अपना पैसा सीडी में रखा हुआ है, कि मैं अपने पैसों को इस तरह रखता हूँ, तो वे मुझे बताते हैं कि ये खतरनाक है। वे मुझे बताते हैं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उनसे पूछता हूँ कि उन्हें ये ज्ञान कहाँ से मिला, तो वे कहते हैं कि उनके दोस्त या निवेश की पत्रिका से। उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया और वे दूसरे व्यक्ति को जो ऐसा कर रहा है ये बता रहे हैं कि उसे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। मैं जिस सबसे कम आमदनी की उम्मीद करता हूँ वो 16% होती है, परंतु जिन लोगों के मन में शंका होती है वे केवल 5% से ही संतुष्ट हो जाते हैं। शंका बहुत महंगी साबित होती है। मेरा मानना है कि यही संदेह और सनकीपन ज्यादातर लोगों को गरीब बनाए रखता है और उनसे सुरक्षित खेल खिलवाता है। असली दुनिया इंतजार कर रही है कि आप अमीर बने। केवल आपके संदेह ही आपको गरीब बनाए हुए हैं। जैसा मैंने कहा, चूहा दौड़ से बाहर निकलना तकनीकी रूप से आसान है। इसमें ज्यादा शिक्षा की जरूरत नहीं होती, परंतु इन संदेहों के कारण ज्यादातर लोग इससे बाहर नहीं निकल पाते। शंकालु लोग कभी नहीं जीत पाते। अमीर डैडी का कहना था, शंका और डर के कारण व्यक्ति संदेहवाही बन जाता है। शंकालु व्यक्ति आलोचना करते हैं, जबकि जीतने वाले लोग विश्लेषण करते हैं। ये उनकी एक और पसंदीदा कहावत थी। अमीर डैडी ने ये स्पष्ट किया कि आलोचना से दिमाग बद जाता है, जबकि विश्लेषण से आंखें खुल जाती हैं। विश्लेषण से जीतने वाले ये देख सकते हैं कि आलोचक अंधे हैं और वे उन मौकों को भी देख सकते हैं जो और किसी को नहीं दिख पाते हैं, और दूसरे लोग जिन मौकों को नहीं देख पाते हैं उन्हें देखने की क्षमता किसी भी तरह की सफलता की कुंजी है। जो लोग पैसों की आजादी ढूंढ रहे हैं उनके लिए रियल एस्टेट निवेश का एक दमदार तरीका है। ये निवेश का एक अद्भुत तरीका है, परंतु जब भी मैं रियल एस्टेट का जिक्र करता हूँ तो मुझे ये सुनने को मिलता है, मैं टॉयलेट नहीं सुधारना चाहता। इसी को पीटर लिंच शोर कहते हैं। इसी को मेरे अमीर डैडी शंकालु लोगों के बहाने कहते थे। ऐसे लोग जो केवल आलोचना करते हैं, विश्लेषण नहीं करते। ऐसे लोग जिनके दिमाग पर उनकी शंकाओं और डरों का पर्दा पड़ जाता है, वे अपनी आंखें नहीं खोलते। तो जब कोई कहता है मैं टॉयलेट नहीं सुधारना चाहता, तो मैं जवाब देता हूँ, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं ये करना चाहता हूँ? वे ये कह रहे हैं कि जो उन्हें चाहिए टॉयलेट उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं चूहा दौड़ से बाहर निकलने की आजादी के बारे में बात करता हूँ और उनका पूरा ध्यान टॉयलेट पर लगा रहता है। इसी तरह के विचार ज्यादातर लोगों को गरीब बनाए रखते हैं। वे विश्लेषण करने के बजाय आलोचना करते रहते हैं। मैं नहीं करना चाहता। आपकी सफलता की कुंजी को अपने अंदर समाये रहते हैं, अमीर डैडी का कहना था। क्योंकि मैं भी टॉयलेट ठीक करने में ज्यादा रुचि नहीं रखता, इसलिए मैं एक प्रॉपर्टी मैनेजर की तलाश कर लेता हूं जो टॉयलेट ठीक करने का ध्यान रखता है। घरों या अपार्टमेंट्स को चलाने के लिए एक बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर को ढूंढने के बाद मेरा कैश फ्लो बढ़ जाता है, परंतु इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि एक बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर मुझे और ज्यादा रियल एस्टेट खरीदने का मौका देता है, क्योंकि मुझे टॉयलेट का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। एक बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर रियल एस्टेट में सफलता की कुंजी है। मेरे लिए रियल एस्टेट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है एक अच्छा मैनेजर खोजना। प्राय किसी बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर को अच्छे सौदे के बारे में पहले से पता चल जाता है, जबकि रियल एस्टेट एजेंट्स को बाद में पता चलता है, जिसके कारण वे और भी ज्यादा मूल्यवान हो जाते हैं। मैं नहीं करना चाहता को सफलता की कुंजी कहने के पीछे अमीर डैडी का यही मतलब था। क्योंकि मैं भी टॉयलेट ठीक नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने ये विचार किया कि किस तरह ज्यादा रियल एस्टेट खरीदी जाए और चूहा दौड़ से बाहर निकलने की प्रक्रिया तेजी से की जाए। जो लोग ये कहना जारी रखते हैं मैं टॉयलेट नहीं सुधारना चाहता, वे अक्सर इस
सशक्त निवेश माध्यम से खुद को वंचित रखते हैं। उनके लिए टॉयलेट उनकी आजादी से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। स्टॉक मार्केट में मैं अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनता हूं, मैं अपना पैसा नहीं गंवाना चाहता। उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं या कोई और व्यक्ति पैसा गंवाना पसंद करता है? वे सिर्फ इसलिए पैसा नहीं बना पाते क्योंकि वे पैसा गंवाने के लिए तैयार नहीं होते। विश्लेषण करने के बजाय वे एक और सशक्त निवेश के माध्यम यानी स्टॉक मार्केट की तरफ से अपने दिमाग को बंद कर लेते हैं। दिसंबर 1996 में मैं अपने मित्र के साथ नजदीकी गैस स्टेशन के पास से गुजर रहा था। उसने देखा और अनुमान लगाया कि तेल की कीमतें बढ़ जाएगी। मेरा दोस्त बहुत चिंता करता रहता है, या छोटा मुर्गा है। उसके हिसाब से आसमान हमेशा गिरने वाला होता है और अक्सर आसमान उसी के सिर पर गिरता है। जब हम घर पहुंचे तो उसने मुझे वो तमाम आंकड़े बताए कि अगले कुछ सालों में तेल की कीमतें क्यों बढ़ेगी। ये आंकड़े मुझे पहले पता नहीं थे, हालांकि मैंने वर्तमान ऑयल कंपनी में बहुत से शेयर खरीदे हुए थे और उस सूचना के आधार पर मैंने तत्काल एक नई ऑयल कंपनी की खोज शुरू कर दी जिसे उसके वास्तविक मूल्य से कम आंका गया हो। मुझे ऐसी ऑयल कंपनी मिल गई जो तेल के कुछ भंडारों को खोजने वाली थी। मेरा ब्रोकर इस नई कंपनी को लेकर खासा रोमांचित हो गया और मैंने 65 सेंट प्रति शेयर की दर पर 15,000 शेयर खरीद लिए। फरवरी 1997 में मैं उसी दोस्त के साथ उसी गैस स्टेशन के पास से गुजर रहा था और कीमत प्रति गैलन 15% बढ़ चुकी थी। एक बार फिर छोटा मुर्गा चिंता करने लगा और शिकायत करने लगा। मैं मुस्कुराया क्योंकि जनवरी 1997 में उस छोटी ऑयल कंपनी ने तेल खोज लिया था और वो 15,000 शेयर अब बढ़कर $3 प्रति शेयर हो गए थे और मेरे दोस्त के अनुसार गैस की कीमतें लगातार बढ़ती रहेगी। विश्लेषण करने के बजाय ये छोटे मुर्गे अपने दिमाग को बंद कर लेते हैं। अगर ज्यादातर लोग ये समझ लें कि स्टॉक मार्केट निवेश में स्टॉक किस तरह काम करते हैं तो ज्यादातर लोग हार से बचने के बारे में अपना ध्यान नहीं लगाएंगे और जीतने के लिए निवेश करेंगे। स्टॉक एक कंप्यूटर निर्देश है जो भाव गिरने पर आपके शेयर को अपने आप बेच देता है ताकि आपका कम से कम नुकसान हो और आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। जो लोग हारने से घबराते हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा तरीका है। तो जब भी मैं लोगों को मैं नहीं चाहता पर ध्यान केंद्रित करते हुए देखता हूं और वे क्या चाहते हैं इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए नहीं देखता हूं तो मैं समझ लेता हूं कि उनके दिमाग में शोर की आवाज बहुत तेज होगी। छोटा मुर्गा उनके दिमाग पर हावी होगा, तभी वे चीख रहे हैं, आसमान गिर रहा है और टॉयलेट टूट रहे हैं। इसलिए वे अपनी अनचाही चीजों से बचते हैं परंतु वे इसकी भारी कीमत चुकाते हैं। वे जिंदगी से जो चाहते हैं वो शायद उन्हें कभी न मिल पाए। अमीर डैडी ने मुझे छोटे मुर्गे को देखने का एक तरीका सुझाया। वही करो जो कर्नल सैंडर्स ने किया था। 67 साल की उम्र में उनका व्यवसाय चौपट हो गया था और वे अपनी सोशल सिक्योरिटी के चेक पर गुजर बसर कर रहे थे। इतना ही नहीं, वे फ्राइड चिकन की अपनी रेसिपी के साथ पूरे देश में इसे बेचने की कोशिश कर रहे थे। किसी के हाँ कहने के पहले इस रेसिपी के लिए 1009 बार ना कहा गया। वे उस उम्र में करोड़पति बने जिस उम्र में लोग काम छोड़कर आराम करना चाहते हैं। वे एक बहादुर और जिद्दी व्यक्ति थे। अमीर डैडी हार्नेल सैंडर्स के बारे में कहा करते थे, जब भी आप शंका में हो और थोड़े डरे हुए हो तो वही करो जो कर्नल सैंडर्स ने अपने छोटे मुर्गे के साथ किया था, उसे फ्राई कर लें। कारण नंबर 3, आलस्य। व्यस्त लोग अक्सर बहुत आलसी होते हैं। हम सभी ने उस व्यवसायी की कहानियां पढ़ी हैं जो पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। वो अपनी पत्नी और बच्चों की सुख सुविधा के लिए काफी मेहनत करता है। वो ऑफिस में बहुत देर तक काम करता है और सप्ताहांत में भी ऑफिस के काम को घर पर ले आता है। एक दिन वो जब घर लौटता है तो उसे घर सुना मिलता है। उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ घर छोड़कर चली जाती है। उसे पता था कि उसके और उसकी पत्नी के बीच में मतभेद हैं, परंतु उस रिश्ते को ज्यादा मजबूत बनाने के बजाय वो काम में ही व्यस्त बना रहा। निराश होकर वो अपने काम के प्रति लापरवाह हो जाता है और उसके काम पर इतना ज्यादा असर पड़ता है कि उसकी नौकरी चली जाती है। आज मैं बहुधा ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो इतने व्यस्त हैं कि उन्हें अपनी संपत्ति की परवाह करने की भी फिक्र नहीं है और ऐसे भी लोग हैं जो इतने ज्यादा व्यस्त हैं कि उन्हें अपने स्वास्थ्य की परवाह ही नहीं है। दोनों का कारण एक ही है, वे व्यस्त हैं और वे व्यस्त बने रहना चाहते हैं क्योंकि वे किसी चीज का सामना नहीं करना चाहते। उन्हें ये बताने की जरूरत नहीं है, अंदर से वे खुद जानते हैं। वास्तव में अगर आप उन्हें याद दिलाएं तो वे गुस्सा हो जाते हैं या चिढ़ जाते हैं। अगर वे नौकरी में या बच्चों के साथ व्यस्त नहीं हैं तो वे टीवी देखने, मछली पकड़ने, गोल्फ खेलने या शॉपिंग करने में व्यस्त होते हैं, परंतु अंदर से वे जानते हैं कि वे किसी महत्वपूर्ण चीज का सामना करने से कतरा रहे हैं। ये आलस्य का सबसे आम रूप है। या आलस का मतलब है व्यस्त बने रहना। तो आलस का इलाज क्या है?
जवाब है थोड़ा सा लालच। हम में से ज्यादातर लोगों का लालन पालन इस तरह से किया गया है कि हम लालच या इच्छा को बुरा समझते हैं। मेरी माँ कहा करती थी, लालची लोग बुरे होते हैं, लालची लोग बुरे लोग होते हैं। परंतु हम में से हर एक अच्छी चीजें, नई चीजें, रोमांचक चीजें हासिल करना चाहता है। तो उस इच्छा की भावना को काबू में रखने के लिए प्राय माँ बाप इच्छा को अपराध बोध से जोड़ देते हैं। तुम हमेशा अपने बारे में ही सोचते हो, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे भाई बहन भी हैं? ये मेरी माँ की फेवरेट कहावत थी। या तुम क्या खरीदना चाहते हो, मेरे डैडी की फेवरेट कहावत थी। तुम ऐसा सोचते हो जैसे हमारे पास बहुत पैसा है। क्या तुम सोचते हो कि पैसा पेड़ पर लगता है? हम अमीर नहीं हैं, तुम तो जानते ही हो। मुझ पर शब्दों का तो उतना असर नहीं पड़ा, परंतु उन शब्दों में जो गुस्सा और अपराध बोध का सम्मिश्रण था उसका मुझ पर बहुत ज्यादा असर हुआ। या इसके विपरीत अपराध बोध का जाल ये था, मैं तुम्हारे लिए ये खरीद कर अपने जीवन का बलिदान दे रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए ये इसलिए खरीद रहा हूँ क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे माँ बाप मुझे ये खरीद कर नहीं दे पाए थे। मेरा एक पड़ोसी है जो पूरी तरह दिवालिया है, परंतु वो अपनी कार को अपने गैरेज में पार्क नहीं कर सकता। गैरेज में उसके बच्चों के खिलौने भरे पड़े हैं। उन बिगड़े हुए बच्चों को मुंह मांगी चीज मिल जाती है। उस पड़ोसी के शब्द हैं, मैं नहीं चाहता कि उन्हें किसी चीज की कमी हो। उसने उनके कॉलेज के लिए या अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ भी अलग से बचा कर नहीं रखा है, परंतु उसके बच्चों को हर खिलौना मिल जाता है। उसे डाक में एक नया क्रेडिट कार्ड मिला है और वो अपने बच्चों को घुमाने के लिए लॉस वेगास ले गया। मैं ये अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। ये उसके महान बलिदान के शब्द थे। अमीर डैडी इस वाक्य से चिढ़ते थे, मैं इसे नहीं खरीद सकता। मेरे असली घर में मुझे यही वाक्य अक्सर सुनने को मिल जाता था। इसके बजाय अमीर डैडी चाहते थे कि उनके बच्चे ये कहे, मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूँ। उनका तर्क था कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। इस वाक्य से आप अपने दिमाग का दरवाजा बंद कर लेते हैं। इसे अब और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूँ वाक्य से आपके दिमाग के दरवाजे खुल जाते हैं। इससे ये सोचने पर मजबूर होता है और जवाब ढूंढता है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, ये वाक्य झूठा होता है और इंसान की आत्मा ये बात जानती है। इंसान की आत्मा बहुत ताकतवर होती है। उनका कहना था, ये जानती है कि ये कुछ भी कर सकती है। जब एक आलसी दिमाग कहता है कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो आपके भीतर एक युद्ध छिड़ जाता है। आपकी आत्मा गुस्सा हो जाती है और आपके आलसी दिमाग को अपने झूठ पर अड़े रहना पड़ता है। आत्मा चीखती है, चलो भी हम जिम चलकर कसरत करते हैं, और आलसी दिमाग कहता है, परंतु मैं थका हुआ हूँ, आज मैंने सचमुच बहुत काम किया है। या इंसान की आत्मा कहती है, मैं गरीबी से थक गई हूँ, चलो इस दलदल से निकलते हैं और अमीर बनते हैं। इस पर आलसी दिमाग कहता है, अमीर लोग लालची होते हैं, इसके अलावा इसमें झंझट और तकलीफ बहुत है, ये सुरक्षित नहीं है, मेरा पैसा डूब सकता है, वैसे भी मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेरे पास पहले से ही बहुत काम है, देखो आज रात को ही मुझे कितना काम करना पड़ेगा, मेरा बॉस कह रहा था कि ये काम सुबह तक पूरा हो जाना चाहिए, मैं इसे नहीं खरीद सकता। ये वाक्य दुख से भरा है। इसी से लाचारी की भावना आती है, जिससे निराशा और इसके बाद अवसाद पैदा हो जाता है। इसके लिए एक और शब्द है, उदासीनता। मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूँ वाक्य से संभावनाएं, रोमांच और सपनों की दुनिया खुल जाती है। इसलिए मेरे अमीर डैडी इस बात से ज्यादा चिंतित नहीं होते थे कि आप क्या खरीदना चाहते हैं, परंतु वे ये जानते थे कि मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूँ। वाक्य से एक ज्यादा मजबूत दिमाग और एक ज्यादा प्रगतिशील आत्मा का निर्माण होता है। इसलिए उन्होंने माइक या मुझे शायद ही कभी कुछ दिया हो, इसके बजाय वे हमसे कहते थे, तुम इसे किस तरह खरीद सकते हो। और ये हमारे कॉलेज के बारे में भी सही था, जिसे हमने अपने खर्चे से पूरा किया है। वे हमें लक्ष्य को हासिल करना नहीं सिखा रहे थे, वे तो हमें लक्ष्य को हासिल करने की प्रक्रिया का ज्ञान दे रहे थे। मेरी समझ से आज समस्या ये है कि करोड़ों लोग अपने लालच को लेकर अपराध बोध से ग्रस्त हैं। ये उनके बचपन से बुढ़ापे तक चलता है। वे जिंदगी में मिलने वाली अच्छी अच्छी चीजें चाहते हैं। ज्यादातर लोगों के अवचेतन में ये विचार मौजूद रहता है, आपको ये नहीं मिल सकती या आप इसे कभी नहीं खरीद पाएंगे। जब मैंने चूहा दौड़ से बाहर निकलने का फैसला किया तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया, मैं किस तरह इस चूहा दौड़ से बाहर निकल सकता हूँ ताकि मुझे दोबारा काम न करना पड़े। और मेरे दिमाग में जवाब और सुझाव अपने आप आ गए। सबसे मुश्किल चीज थी मेरे असली माता पिता की सीख कि हम इसे नहीं खरीद सकते, या केवल अपने बारे में ही मत सोचो, या तुम दूसरों के बारे में क्यों नहीं सोचते, और इसी तरह के शब्द जो मेरे लालच को दबाने के लिए मुझ में अपराध बोध भरते थे। तो आप किस तरह अपने आलस से जीत सकते हैं? इसका जवाब है थोड़े से लालच से। ये WIIFM रेडियो स्टेशन है
जिसका पूरा अर्थ है व्हाट्स इन इट फॉर मी, इसमें मेरे लिए क्या है। व्यक्ति को बैठकर पूछना चाहिए, अगर मैं स्वस्थ, सेक्सी और आकर्षक हूँ तो इसमें मेरे लिए क्या है, या मेरी जिंदगी कैसी होगी अगर मुझे फिर कभी काम न करना पड़े, या मैं क्या करूंगा अगर मुझे मनचाहा पैसा मिल जाए। इस थोड़े से लालच के बिना, कुछ बेहतर हासिल करने की इच्छा के बिना प्रगति नहीं हो सकती। हमारी दुनिया इसलिए तरक्की करती जा रही है क्योंकि हम सभी एक बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं। हम कुछ बेहतर चाहते हैं, इसलिए नए आविष्कार होते हैं। हम स्कूल जाते हैं और मेहनत से पढ़ते हैं क्योंकि हम कुछ बेहतर चाहते हैं। इसलिए जब भी आप किसी ऐसी चीज से कतरा रहे हो जो आपके हिसाब से आपको करनी चाहिए, तो आप खुद से केवल यही पूछना चाहिए कि इसमें मेरे लिए क्या है। थोड़े लालची बने, ये आलस का सबसे बढ़िया इलाज है। परंतु बहुत ज्यादा लालच भी अच्छा नहीं होता क्योंकि हर चीज की अति बुरी होती है। परंतु वो याद रखो जो वॉल स्ट्रीट फिल्म में माइक डगलस ने कहा था, लालच अच्छा होता है। अमीर डैडी इसे अलग तरह से कहते थे, अपराध बोध लालच से ज्यादा बुरा होता है क्योंकि अपराध बोध के कारण शरीर में से आत्मा निकल जाती है। और मेरे लिए एलिनोर रूजवेल्ट की कहावत सबसे अच्छी है, वही करो जो तुम्हें दिल से अच्छा लगता है क्योंकि तुम्हारी हर बात में आलोचना होगी। अगर तुम कोई काम करोगे तो भी तुम्हारी आलोचना होगी और तुम कोई काम नहीं करोगे तो भी तुम्हारी आलोचना होगी। कारण नंबर 4, आदतें। हमारी जिंदगी पर हमारी शिक्षा से ज्यादा असर हमारी आदतों का पड़ता है। अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर की फिल्म कानन देखने के बाद मेरे एक दोस्त ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी बॉडी श्वार्ज़नेगर की जैसी हो। ज्यादातर साथियों ने सहमति में सिर हिला दिया। मैंने ये सुना कि एक समय वो वास्तव में दुबला और कमजोर सा था। दूसरे मित्र ने जोड़ा, हाँ मैंने भी यही सुना है। एक और दोस्त ने कहा, मैंने सुना है कि वो हर रोज जिम जाता है और उसने वहाँ कसरत करने की आदत डाल ली है। हाँ मुझे भी लगता है कि वो ऐसा करता होगा। समूह के शंकालू आदमी ने कहा, मुझे तो लगता है कि वो इसी तरह पैदा हुआ होगा। इसके अलावा हम अर्नाल्ड की बातें कर ही क्यों रहे हैं, चलो बियर पिए। ये एक उदाहरण है कि किस तरह से आदतें व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। मुझे याद है कि मैंने एक बार अपने अमीर डैडी से अमीर लोगों की आदतों के बारे में पूछा था। सीधे जवाब देने के बजाय वे चाहते थे कि मैं इसे उदाहरण से सीखूं। अमीर डैडी ने पूछा, तुम्हारे डैडी अपने बिल कब चुकाते हैं? मैंने कहा, हर महीने की पहली तारीख को। क्या उनके पास कुछ बाकी बचता है? उन्होंने पूछा, बहुत थोड़ा। मैंने कहा, यही वो खास कारण है जिसके कारण उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। अमीर डैडी ने कहा, उनकी आदतें बुरी हैं। तुम्हारे डैडी सबको पहले पैसे देते हैं, वे खुद को सबसे आखिर में पैसे देते हैं और ऐसा भी तभी करते हैं जब उनके पास कुछ बचा होता है। सामान्य तौर पर उनके पास कुछ नहीं बचता। मैंने कहा, परंतु उन्हें अपने बिल का भुगतान तो करना ही होता है, नहीं क्या? आप ये तो नहीं कहना चाहते हैं कि उन्हें अपने बिल्स का भुगतान नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, अमीर डैडी ने कहा। मैं समय पर अपने बिल चुकाने में पूरी तरह विश्वास करता हूँ। मैं केवल खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ, सरकार को पैसे देने से पहले। परंतु तब क्या होगा जब आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं हो? मैंने पूछा, ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? मैं वही करता हूँ, अमीर डैडी ने कहा। मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ, चाहे मेरे पास कम पैसा हो। मेरे लिए सरकार से ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरा संपत्ति वाला कॉलम। परंतु क्या सरकार के लोग आपके पीछे नहीं पड़ते? मैंने कहा, हाँ, अगर मैं उन्हें भुगतान न करूं। अमीर डैडी ने कहा, देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार को पैसा न दिया जाए। मैं केवल ये कह रहा हूं कि खुद को सबसे पहले भुगतान दिया जाए, चाहे मेरे पास पैसा कम ही हो। परंतु आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने जवाब दिया, सवाल कैसे का नहीं, सवाल क्यों का है। अमीर डैडी ने कहा, अच्छा, आप ऐसा क्यों करते हैं? प्रेरणा। अमीर डैडी ने कहा, अगर मैं उनका भुगतान नहीं करूं तो कौन ज्यादा जोर से शिकायत करेगा, मैं या मेरे लेनदार? आपके बजाय आपके लेनदार ज्यादा जोर से चिल्लाएंगे। मैंने स्पष्ट विकल्प को चुनते हुए कहा, अगर आप खुद को पैसा नहीं देंगे तो आप कुछ भी नहीं कहेंगे। तो अब तुम देख सकते हो कि खुद को पैसे देने के बाद मेरे पास टैक्स चुकाने और दूसरे लेनदारों को पैसे देने का इतना ज्यादा दबाव होता है कि मुझे आमदनी के दूसरे रास्ते खोजने ही पड़ते हैं। पैसे चुकाने का दबाव मेरी प्रेरणा बन जाता है। मैंने अतिरिक्त काम किया है, दूसरी कंपनियां शुरू की हैं, स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदे और बेचे हैं। हर तरह के काम सिर्फ इसलिए किए हैं ताकि ये लोग मुझ पर न चिल्लाएं। इस दबाव के कारण मैंने ज्यादा कड़ी मेहनत की है और मैं ज्यादा सोचने पर मजबूर हुआ हूँ। कुल मिलाकर इसने मुझे पैसों के मामले में ज्यादा स्मार्ट और फुर्तीला बना दिया है। अगर मैं खुद को सबसे आखिर में पैसा देता तो मुझ पर कोई दबाव नहीं पड़ता, परंतु मेरे पास कभी पैसा भी नहीं होता। तो क्या सरकार या दूसरे लोग पैसा चुकाने का दबाव आपकी प्रेरणा बन जाता है? बिल्कुल ठीक, अमीर डैडी ने कहा। सरकारी पैसा वसूलने वाले लोग बहुत डरावने होते हैं। वैसे सामान्य तौर पर पैसा वसूलने
वाले सभी लोग डरावने होते हैं। ज्यादातर लोग इनसे डर जाते हैं। वे इन लोगों को पैसा दे देते हैं और खुद को कभी पैसा नहीं देते। तुमने उस 96 पाउंड के कमजोर आदमी की कहानी तो सुनी होगी जिसके चेहरे पर लोग बालू उछालते हैं। मैंने सिर हिलाया। मैंने कॉमिक्स में वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग के बारे में दिया गया ये विज्ञापन देखा है। तो ज्यादातर लोग इन डरावने पैसे वसूलने वालों को अपने चेहरे पर बालू उछालने देते हैं। मैंने डरावने लेनदारों के डर का इस्तेमाल खुद को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए किया है। बाकी लोग ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। खुद को ये सोचने के लिए मजबूर करना कि अतिरिक्त धन कहां से आएगा। जिम जाने की तरह है और वहां वजन उठाने की तरह है। मैं अपने दिमाग की मांसपेशियों से जितना काम करता हूं, मैं उतना ही ज्यादा मजबूत हो जाता हूं। अब मैं इन डरावने लेनदारों से जरा भी नहीं डरता हूं। मुझे अमीर डैडी की बातें पसंद आ रही थी, तो अगर मैं पहले खुद को पैसा देता हूं तो मैं आर्थिक और मानसिक दृष्टि से ज्यादा मजबूत हो सकता हूं। अमीर डैडी ने सहमति में सिर हिलाया। और अगर मैं खुद को सबसे आखिर में पैसा देता हूं या बिल्कुल भी पैसे नहीं देता हूं तो मैं कमजोर हो जाता हूं। इसलिए बॉस, मैनेजर, टैक्स वसूलने वाले, बिल वसूलने वाले और मकान मालिक जैसे लोग मुझे जिंदगी भर इधर उधर ठोकरें मारते रहेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसों के बारे में मेरी आदतें अच्छी नहीं हैं। अमीर डैडी ने सिर हिलाया 96 पाउंड के कमजोर आदमी की तरह। कारण नंबर 5, जिद। जिद अहंकार और अज्ञान का मिला जुला रूप है। जो मैं जानता हूं उससे पैसा आता है, जो मैं नहीं जानता हूं उसके कारण मैं पैसा खोता हूं। हर बार जब मैंने जिद की है मैंने पैसा गवाया है। वो इसलिए क्योंकि जब मैं जिद करता हूं तो मैं दरअसल ये भरोसा करता हूं कि जो भी मैं नहीं जानता वो महत्वपूर्ण नहीं है। अमीर डैडी मुझे अक्सर बताया करते थे। मैंने पाया है कि कई लोग जिद का प्रयोग अपना अज्ञान छुपाने के लिए भी करते हैं। जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर अकाउंटेंट्स या निवेशकों से चर्चा करता हूं तो ऐसा अक्सर होता है। वे चर्चा में अपनी जिद के आधार पर जीतना चाहते हैं। मैं समझ जाता हूं कि जिस मुद्दे पर बात हो रही है उसके बारे में उन्हें पर्याप्त ज्ञान नहीं है। वे झूठ नहीं बोल रहे होते परंतु वे सच भी नहीं बोल रहे होते हैं। धन, फाइनेंस और निवेश की दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें ये पता ही नहीं होता है कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। पैसों के उद्योग में ज्यादातर लोग सेकंड हैंड कार के सेल्समैन की तरह व्यवहार करते हैं। जब आप जानते हो कि आप किसी विषय में अज्ञानी हैं तो उस क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ को ढूंढकर या उस विषय पर कोई अच्छी पुस्तक पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ाना शुरू कर दें। अध्याय 9 शुरू करना। काश ऐसा होता कि मैं कह सकता कि दौलत इकट्ठी करना मेरे लिए आसान रहा है, परंतु ऐसा नहीं था। तो इस सवाल के जवाब में मैंने किस तरह शुरू किया, मैं दिन प्रतिदिन के हिसाब से अपनी विचार प्रक्रिया को बताना चाहता हूँ। बड़े सौदों को खोजना सचमुच आसान है। मैं आपसे ये वादा कर सकता हूँ ये मोटरसाइकिल चलाने की तरह है। थोड़े से अभ्यास के बाद आपको इसका पता ही नहीं चलता। जब पैसों की बात आती है तो आप अगर संकल्प कर लें तो थोड़ी देर डगमगाने के बाद आप संभल जाते हैं। जिंदगी में एक बार आने वाले करोड़ों डॉलर के सौदे को खोजने के लिए हम में फाइनेंशियल प्रतिभा होना जरूरी है। मुझे भरोसा है कि हम सभी में भीतर एक फाइनेंशियल जीनियस होता है। समस्या ये है कि हमारा फाइनेंशियल जीनियस सोया होता है और उसे बुलाकर जगाने की जरूरत होती है। ये इसलिए सोया रहता है क्योंकि हमारी संस्कृति ने हमारे भीतर ये संस्कार डाल रखे हैं कि पैसों का मोह सभी बुराइयों की जड़ है। इस संस्कृति ने हमें प्रोफेशन सीखने के लिए तो प्रोत्साहित किया है ताकि हम पैसों के लिए काम कर सकें, परंतु हमें ये नहीं सिखाया कि पैसों से किस तरह अपने लिए काम करवाया जाए। इसने हमें अपनी फाइनेंशियल असफलता के बारे में चिंता न करवाना सिखाया है। जब हमारे काम के दिन खत्म होंगे तो सरकार या हमारी कंपनी हमारी जिम्मेदारी संभाल लेगी, परंतु इसके लिए हमारे बच्चों को पैसा चुकाना होगा जो उसी स्कूल सिस्टम में शिक्षित होते हैं। संदेश ये है कि कड़ी मेहनत करो, पैसा कमाओ और इसे खर्च कर दो। और अगर हमारे पास पैसा कम हो तो हम हमेशा कर्ज तो ले ही सकते हैं। दुर्भाग्य से पाश्चात्य समाज के 90% से ज्यादा लोग इस सिद्धांत का पालन करते हैं और ऐसा केवल इसलिए होता है क्योंकि नौकरी ढूंढना और पैसों के लिए काम करना ज्यादा आसान होता है। अगर आप इस भीड़ में से एक नहीं हैं, तो मैं आपके फाइनेंशियल जीनियस को जगाने के लिए नीचे लिखे 10 कदम दे सकता हूं। मैं आपको केवल वही कदम बता रहा हूं जिन पर मैं चला हूं। अगर आप इनमें से कुछ पर चलना चाहते हैं तो बहुत अच्छा। अगर आप इन पर नहीं चलना चाहते तो आप खुद के कदम बना लें। आपका फाइनेंशियल जीनियस इतना स्मार्ट होता है कि आप अपनी खुद की सूची बना सकते हैं। जब मैं पेरू में था
तो 45 वर्ष के सोने की खुदाई करने वाले से मैंने पूछा कि उसे इतना भरोसा क्यों है कि उसे सोने की खदान मिल जाएगी। उसने जवाब दिया, सोना तो हर जगह है, ज्यादातर लोगों की आंखें इसे नहीं देख पाती। और मैं कहूँगा ये सच है। रियल एस्टेट में मैं बाहर जा सकता हूँ और 4 या 5 संभावना भरे सौदे कर सकता हूँ, जबकि औसत व्यक्ति बाहर जाकर खाली हाथ लौट सकता है। जबकि हम दोनों एक ही इलाके में जाते हैं। इसका कारण ये है कि उन्होंने अपने फाइनेंशियल जीनियस को विकसित करने के लिए समय नहीं दिया है। मैं आपको नीचे 10 कदम बता रहा हूँ जो ईश्वर द्वारा दी गई ताकतों को विकसित करने की प्रक्रिया है। ये ऐसी ताकतें हैं जिनका नियंत्रण केवल आप कर सकते हैं। नंबर 1, मुझे हकीकत से ज्यादा बड़ा कारण चाहिए, आत्मा की शक्ति। अगर आप ज्यादातर लोगों से पूछेंगे कि क्या वे अमीर या आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहेंगे, तो वे हाँ कहेंगे। परंतु फिर हकीकत हावी हो जाती है। ये सड़क बहुत लंबी नजर आती है और इस पर बहुत सी टेकरियां भी दिखती हैं जिन्हें पार करना होगा। इसकी तुलना में ये ज्यादा आसान लगता है कि आप पैसों के लिए काम करें और बचे हुए पैसे अपने ब्रोकर को दे दें। मैं एक बार एक युवा महिला से मिला जिसने अमेरिका की ओलंपिक टीम में तैरने के सपने देखे थे। हकीकत ये थी कि उसे हर रोज सुबह 4 बजे उठना पड़ता था ताकि स्कूल जाने के पहले वो 3 घंटे तक तैर सके। शनिवार की रात को वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में भी नहीं जाती थी। उसे हर एक की तरह पढ़ाई करके अपने परीक्षा परिणाम पर भी ध्यान देना होता था। जब मैंने उससे पूछा कि उसकी अति मानवीय महत्वाकांक्षा और बलिदान के पीछे क्या कारण है, तो उसने यही कहा, मैं इसे अपने लिए करती हूँ और उन लोगों के लिए जिनसे मैं प्रेम करती हूँ। प्रेम ही मुझे सभी बाधाओं और बलिदानों के लिए तैयार करता है। हम क्या चाहते हैं और हम क्या नहीं चाहते हैं, इनका तालमेल भी एक कारण या लक्ष्य हो सकता है। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि अमीर होने की इच्छा के पीछे मेरा कारण क्या था, तो ये गहरी भावनात्मक इच्छाओं और अनिच्छाओं का संयोग है। मैं कुछ ही सूची बताऊंगा। पहले तो अपनी अनिच्छाओं की, क्योंकि इन्हीं के कारण इच्छाएं पैदा होती है। मैं सारी जिंदगी नौकरी नहीं करना चाहता था। मैं वो नहीं चाहता था जो मेरे माता पिता चाहते थे, यानी नौकरी की सुरक्षा और उपनगर में एक घर। मैं एक कर्मचारी नहीं बने रहना चाहता था। मुझे इस बात से बहुत नफरत होती थी कि मेरे डैडी अपने कैरियर में इतने व्यस्त रहते थे कि वे मेरे फुटबॉल मैच देखने भी नहीं आ पाते थे। मेरे डैडी सारी जिंदगी कड़ी मेहनत करते रहे और सरकार ने उनकी मौत पर उनकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा ले लिया। मुझे इस बात से भी नफरत होती थी। अपनी मौत के बाद वे अपनी मेहनत की कमाई को अपने वारिसों के लिए नहीं छोड़ पाए। अमीर लोग ऐसा नहीं करते। वे कड़ी मेहनत करते हैं और अपने बच्चों के लिए ढेर सारा पैसा छोड़ जाते हैं। अब इच्छाओं की बात। मैं दुनिया में घूमना चाहता हूँ और जिंदगी को मनचाहे तरीके से जीना चाहता हूँ। मैं ऐसा अपनी जवानी में ही कर लेना चाहता हूँ। मैं केवल आजाद होना चाहता हूँ। मैं अपने समय और अपनी जिंदगी पर नियंत्रण चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पैसा मेरे लिए काम करे। ये मेरे गहरे छुपे हुए भावनात्मक कारण है। आपके पास क्या कारण है? अगर वे पर्याप्त ताकतवर नहीं है तो रास्ते में आगे आने वाली हकीकत आपके कारणों पर हावी हो जाएगी। मैंने कई बार पैसा गवाया है और कई बार फिर से शुरू किया है, परंतु चूंकि मेरे पास गहरे भावनात्मक कारण थे, इसलिए मैं हर बार उठ खड़ा हुआ हूँ और आगे बढ़ चला हूँ। मैं 40 साल की उम्र तक आजाद होना चाहता था, परंतु इसमें मुझे 7 साल ज्यादा लग गए और मैं आखिरकार 47 साल की उम्र में आजाद हो सका। और बीच में मुझे कई सीखने वाले अनुभव मिले। जैसा मैंने कहा, काश मैं कह सकता कि ये आसान था। ये बिल्कुल आसान नहीं था, परंतु ये कठिन भी नहीं था। लेकिन बिना दमदार कारण या लक्ष्य के जिंदगी में हर चीज कठिन होती है। अगर आपके पास कोई दमदार कारण नहीं है तो आगे पढ़ने में कोई समझदारी नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। नंबर 2, मैं हर दिन विकल्प चुनता हूँ। विकल्प चुनने की ताकत। ये मुख्य कारण होता है कि लोग एक आजाद देश में रहना चाहते हैं। हमें चुनने का अधिकार चाहिए। आर्थिक रूप से जब हमारे हाथ में एक भी डॉलर आता है तो ये हमारे हाथ में होता है कि हम भविष्य में अमीर, गरीब या मध्य वर्ग बनने का विकल्प चुने। हमारे खर्च करने की आदतें बताती हैं कि हम कौन हैं। गरीब लोगों की खर्च करने की आदतें गरीबी की होती हैं। बचपन में मुझे ये फायदा मिला कि मुझे लगातार मोनोपोली खेलना बहुत पसंद था। किसी ने मुझे ये नहीं बताया था कि मोनोपोली केवल बच्चों के लिए है, इसलिए बड़े होने के बाद भी मैं इसे खेलता रहा। मेरे पास एक अमीर डैडी भी थे जो मुझे संपत्ति और दायित्व के फर्क को समझाते रहे। तो बहुत समय पहले अपने बचपन में ही मैंने अमीर बनने का विकल्प चुना और मैं जानता था कि मुझे केवल इतना ही करना था कि असली संपत्तियों को इकट्ठा करना था। मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक को संपत्ति वाला कॉलम विरासत में मिला था, परंतु
परंतु उसे इसे बनाए रखना सीखना था। कई अमीर परिवार अपनी संपत्तियों को अगली पीढ़ी में सिर्फ इसलिए खो देते हैं क्योंकि उन संपत्तियों की देखरेख करने के लिए किसी को प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। ज्यादातर लोग अमीर न बनने का विकल्प चुनते हैं। 90% लोगों के लिए अमीर बनना बहुत झंझट का काम है, तो वे इस तरह की कहावतें इजाद कर लेते हैं, पैसों में मेरी कोई रुचि नहीं है, या मैं कभी अमीर नहीं बनूंगा, या मुझे चिंता की कोई जरूरत नहीं है, अभी तो मैं जवान हूँ, या मेरे पति या मेरी पत्नी फाइनेंशियल पहलू को संभालते हैं या संभालती हैं। इन वक्तव्यों के साथ समस्या ये है कि ये बोलने वालों से दो चीजें लूट लेते हैं। एक तो समय जो आपकी सर्वाधिक कीमती संपत्ति है, और दूसरी शिक्षा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। आप ये बहाना नहीं बना सकते कि आप इस कारण नहीं सीख पाए, परंतु ये विकल्प हम हर रोज सुनते हैं। ये विकल्प कि हम अपने समय, अपने पैसे और अपनी शिक्षा के साथ हर दिन क्या करते हैं, यही विकल्प चुनने की ताकत है। हम सभी के पास विकल्प होते हैं। मैं अमीर बनने का विकल्प चुनता हूँ और मैं ये विकल्प हर रोज चुनता हूँ। पहले शिक्षा में निवेश करें। वास्तव में आपके पास जो इकलौती असली संपत्ति है वो है आपका दिमाग, जो आपका सबसे शक्तिशाली यंत्र है। जैसा मैंने विकल्प की ताकत के बारे में कहा है, पर्याप्त बड़े हो जाने के बाद हम में से हर एक के पास ये विकल्प मौजूद होता है कि हम अपने दिमाग में क्या रखते हैं। आप सारा दिन MTV देख सकते हैं, या गोल्फ मैगजीन पढ़ सकते हैं, या सिरेमिक्स की क्लास में जा सकते हैं, या फाइनेंशियल प्लानिंग की क्लास में जा सकते हैं। विकल्प आप चुनते हैं। ज्यादातर लोग बस निवेश खरीदते हैं, परंतु इसके पहले निवेश के बारे में ज्ञान हासिल करने के लिए जरा भी पैसा खर्च नहीं करते। मेरी एक मित्र है जो एक अमीर महिला है। हाल ही में उनके घर पर चोरी हो गई। चोर उनके घर से टीवी और VCR ले गए और किताबें जैसी की तैसी छोड़ गए। और हम सभी के पास इसी तरह के विकल्प मौजूद होते हैं। एक बार फिर दोहरा दूं, 90% लोग टीवी सेट खरीदते हैं और केवल 10% लोग बिजनेस पर पुस्तकें या निवेश पर टैब खरीदते हैं। और मैं क्या करता हूँ? मैं सेमिनार में जाता हूँ। मैं ऐसे सेमिनारों को पसंद करता हूँ जो कम से कम 2 दिन लंबे हो, क्योंकि मैं विषय में पूरी तरह डूब जाना चाहता हूँ। 1973 में मैं टीवी देख रहा था और एक व्यक्ति मेरे घर आया। वो 3 दिन के सेमिनार का विज्ञापन कर रहा था कि किस तरह पैसा न होते हुए भी रियल एस्टेट खरीदा जा सकता है। मैंने $385 खर्च किए और उस सेमिनार की शिक्षा मेरे इतने काम आई कि मैंने उससे कम से कम $20 लाख कमाए होंगे। परंतु इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इससे मुझे नया जीवन मिला। मुझे जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा और इसका कारण होगा वो एक सेमिनार। मैं हर साल कम से कम 2 ऐसे सेमिनारों में जाता हूँ। मैं ऑडियो टैप का भी प्रेमी हूँ। मैं उन्हें तत्काल पीछे कर सकता हूँ। मैं पीटर लिंच के टैप को सुन रहा था और उन्होंने ऐसा कुछ कहा जिससे मैं पूरी तरह असहमत था। हठी और आलोचनात्मक होने के बजाय मैंने रिवाइंड बटन दबा दिया और उस 5 मिनट के टुकड़े को कम से कम 20 बार सुना, शायद इससे भी ज्यादा बार। परंतु अचानक मेरे दिमाग को खुला रखने से मैं समझ गया कि उन्होंने वो बात क्यों कही थी। ये जादू की तरह था। मुझे ऐसा लगा कि मैंने हमारे समय के सबसे बड़े निवेशक के दिमाग की एक खिड़की खोल दी थी। उनके ज्ञान और अनुभवों के विराट संसाधनों में मुझे बहुत ज्यादा गहराई और अंतर्दृष्टि मिली। इसका परिणाम ये हुआ कि मैं अब भी अपने पुराने तरीकों से सोच सकता हूँ और मेरे पास उसी समस्या या स्थिति को देखने का पीटर का तरीका भी मौजूद होता है। मेरे पास एक विचार होने के बजाय 2 विचार होते हैं। किसी भी समस्या या प्रवृत्ति के विश्लेषण का एक और तरीका जिसे जानना बहुमूल्य है। आज मैं अक्सर कहता हूँ पीटर लिंच इसे किस तरह करेंगे, या डोनाल्ड ट्रंप, या वॉरेन बफे, या जॉर्ज सोरस। मेरे पास उनकी वृद्ध मानसिक ताकत तक पहुंचने का रास्ता यही है कि मैं उनकी कही हुई बातों को सुनूं या उनकी लिखी हुई बातों को पढ़ूं। जिद्दी या आलोचनात्मक लोग प्राय कम आत्मसम्मान वाले होते हैं, जो खतरे उठाने से डरते हैं। अगर आप कुछ नया सीखते हैं तो अपने सीखे हुए ज्ञान को पूरी तरह से समझने के लिए आपको कुछ गलतियां भी करनी पड़ती हैं। अगर आपने यहाँ तक पढ़ लिया है तो एक बात तो तय है कि आप जिद्दी नहीं हैं। जिद्दी लोग पुस्तकें कम ही पढ़ते हैं या टैब कम ही खरीदते हैं। उन्हें उनकी क्या जरूरत है? वे ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु हैं। ऐसे बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं जिनके सामने कोई नया विचार आने पर वे वाद विवाद करने लगते हैं। अगर वो नया विचार उनके सोचने के तरीके से अलग होता है, इस प्रकरण में उनकी तथाकथित बुद्धि उनकी हठ धर्मिता के साथ मिलकर अज्ञान बन जाती है। हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो उच्च शिक्षित हैं या जो मानते हैं कि वे बहुत स्मार्ट हैं, परंतु उनकी बैलेंस शीट एक अलग ही तस्वीर दिखाती है। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान होता है वो नए विचारों का स्वागत करता है, क्योंकि नए विचार पहलों के विचारों के साथ मिलकर अद्भुत संयोग कर सकते हैं। बोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण है सुनना। अगर ये सही नहीं होता तो भगवान ने हमें 2
कान और एक मुंह नहीं दिए होते। बहुत से लोग अपने मुंह से सोचते हैं और सुनते समय नए विचारों तथा संभावना को समझने की कोशिश ही नहीं करते। सवाल पूछने के बजाय वे बहस करने लगते हैं। मैं अपनी दौलत के बारे में दीर्घकालीन दृष्टि रखता हूँ। मैं फटाफट अमीर बनने की मानसिकता में भरोसा नहीं करता, जो ज्यादातर लॉटरी खेलने वालों या कसिनो के जुआरियों में पाई जाती है। मैं शेयर खरीद सकता हूँ, शेयर बेच सकता हूँ, परंतु मैं शिक्षा के मामले में दूरगामी विचार रखता हूँ। अगर आप एक हवाई जहाज उड़ाना चाहते हैं तो मैं आपको पहले इसे सीखने की सलाह देना चाहूंगा। मैं ऐसे लोगों को देखकर हमेशा स्तंभ रह जाता हूँ जो स्टॉक या रियल एस्टेट खरीदते हैं परंतु अपनी सबसे बड़ी दौलत में बिल्कुल निवेश नहीं करते, जो उनका दिमाग है। केवल 1 या 2 घर खरीद लेने से आप रियल एस्टेट के क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं बन जाते। नंबर 3, अपने दोस्तों को सावधानी से चुने। साथ रहने की ताकत। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं अपने दोस्तों को उनकी अमीरी के हिसाब से नहीं चुनता, जिन्होंने गरीबी में जीने की कसम खाई है, और ऐसे दोस्त भी हैं जो हर साल करोड़ों कमाते हैं। मुद्दे की बात यह है कि मैं उन सभी से सीखता हूं और मैं पूरा मन लगाकर उनसे सीखने की कोशिश करता हूं। मैं ये मानता हूं कि मैंने अमीर लोगों की तलाश की है, परंतु मेरी नजर उनकी दौलत पर नहीं बल्कि उनके ज्ञान पर थी। कई मामलों में ऐसे अमीर लोग मेरे अच्छे दोस्त बन गए, जबकि कई बार ऐसा नहीं हुआ। परंतु मैं आपको एक अंतर बताना चाहूंगा। मैंने ये पाया है कि मेरे पैसों वाले दोस्त पैसों के बारे में बात करते हैं, और मेरा ये मतलब नहीं है कि उन्हें पैसों का घमंड है। वे इस विषय में रुचि रखते हैं, इसलिए मैं उनसे सीखता हूं और वे मुझसे। मेरे वे दोस्त जो आर्थिक दलदल में फंसे हुए हैं, वे पैसे, व्यवसाय या निवेश के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। उनकी नजर में ऐसा करना मूर्खतापूर्ण या बेईमानी होता है। इसलिए मैं अपने गरीब दोस्तों से ये सीखता हूं कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए। मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने अपनी छोटी सी जिंदगी में अरबों डॉलर कमाए हैं। उनमें से 3 ने एक ही अनुभव बताया है। उनके गरीब दोस्त उनसे ये पूछने कभी नहीं आए कि उन्होंने ऐसा किस तरह किया है, परंतु वे उनसे 2 में से एक चीज या दोनों ही चीजों के बारे में मदद मांगने आए। नंबर 1 कर्ज या नंबर 2 नौकरी। चेतावनी, गरीब या डरे हुए लोगों की मत सुनिए। मेरे कई गरीब दोस्त हैं जिनसे मैं प्रेम भी करता हूं, परंतु वे जिंदगी के डरे हुए मुर्गे हैं। जब पैसों की बात आती है, खासकर निवेश की, तो उनकी नजरों में आसमान हमेशा गिरने वाला होता है। वे आपको हमेशा यही बता सकते हैं कि कोई चीज क्यों कामयाब नहीं होगी। समस्या ये है कि लोग उनकी बात सुनते हैं, और जो लोग इन निराशावादी विचारों को आंख मूंद कर मान लेते हैं, वे भी छोटे मुर्गे बन जाते हैं। जैसी एक पुरानी कहावत है, एक जैसे विचार वाले लोगों में सहमति होती है। अगर आप CNBC देखते हैं, जो निवेश की सूचना देने वाली सोने की खदान है, तो उनके पास अक्सर तथाकथित विशेषज्ञों का एक पैनल होता है। एक विशेषज्ञ ये कहेगा कि बाजार धराशायी होने वाला है, और दूसरा ये कहेगा कि बाजार में उठाव आने वाला है। अगर आप स्मार्ट हैं तो आप दोनों की बात सुनेंगे, अपने दिमाग को खुला रखेंगे, क्योंकि दोनों के पास अपने अपने तर्क हैं। दुर्भाग्य से ज्यादातर गरीब लोग छोटे मुर्गे की बात सुनते हैं। मेरे बहुत से करीबी मित्र हैं जो मुझे किसी सौदे या निवेश से रोकने के लिए अपने तर्क देते हैं। कुछ सालों पहले मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि वो इसलिए रोमांचित था क्योंकि उसे अपनी जमा पूंजी पर 6% ब्याज वाला बॉन्ड मिल गया था। मैंने उसे बताया कि मैं सरकार से 16% ब्याज कमा रहा हूँ। अगले ही दिन उसने मुझे एक लेख भेज दिया जिसमें यह लिखा था कि मेरा निवेश क्यों खतरनाक है। मैं सालों से 16% ब्याज कमा रहा हूँ और वो अब भी 6% ब्याज ही ले रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि दौलत बनाने में सबसे कठिन चीज ये है कि आप अपने प्रति ईमानदार रहें और भीड़ के साथ चलने की इच्छा न रखें। बाजार में आमतौर पर भीड़ सबसे बाद में आती है और इसलिए हलाल हो जाती है। अगर मुख्य पृष्ठ पर किसी बड़े सौदे की खबर छपी है तो ज्यादातर मामले में बहुत देर हो चुकी है। किसी नए सौदे की तलाश करें। जैसा हम तैरने वालों से कहा करते हैं, हमेशा एक और लहर आती है। जो लोग जल्दबाजी करते हैं और किसी लहर पर देर से पहुंचते हैं, वे अक्सर धराशायी हो जाते हैं। स्मार्ट निवेशक बाजार की टाइमिंग को ध्यान में नहीं रखते। अगर एक लहर चली गई तो वे अगली लहर की खोज करते हैं और खुद को पोजीशन में कर लेते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए यह मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि जो लोकप्रिय नहीं है वो खरीदना उनके लिए डरावना होता है। डरपोक निवेशक उस भेड़ के झुंड की तरह होते हैं जो भीड़ के साथ ही चलते हैं, या उनका लालच उन्हें उस समय अंदर लाता है जब समझदार निवेशक मुनाफा कमाकर बाहर जा चुके होते हैं। समझदार निवेशक उस समय शेयर खरीदते हैं जब ये लोकप्रिय नहीं होता। वे जानते हैं कि वे खरीदते समय मुनाफा कमाते हैं, बेचते समय नहीं। वे धीरज से इंतजार करते हैं। जैसा मैंने कहा, वे मार्केट की टाइमिंग को ध्यान में नहीं रखते हैं। किसी तैरने वाले की तरह वे भी अगली बड़ी लहर के लिए खुद को पोजीशन कर लेते हैं। ये इनसाइडर ट्रेडिंग या अंदरूनी सौदेबाजी है। इनसाइडर ट्रेडिंग कानूनी और गैर कानूनी दोनों तरह की होती है, परंतु किसी भी तरह से देखें, ये इनसाइडर ट्रेडिंग ही
ही हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि आप अंदर से कितनी दूरी पर हैं। अंदरूनी जानकारी रखने वाले अमीर दोस्तों को बनाए रखने का एक कारण ये भी होता है क्योंकि पैसा यहीं बनाया जाता है। ये सूचना के आधार पर बनाया जाता है। आप अगले उछाल के बारे में जान लेते हैं, प्रवेश कर लेते हैं और अगले गिरावट के पहले बार निकल आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इसे गैर कानूनी तरीके से करें, परंतु मैं जरूर कहता हूं कि आपको जानकारी जितनी जल्दी मिलेगी आप उतने ही कम खतरों में उतना ही ज्यादा लाभ कमा पाएंगे। दोस्त इसलिए होते हैं और यही फाइनेंशियल बुद्धि भी है। नंबर 4, किसी फॉर्मूले के विशेषज्ञ बन जाएं और फिर एक नया फॉर्मूला सीख लें। जल्दी सीखने की ताकत। ब्रेड बनाने के लिए हर बेकर का एक फॉर्मूला होता है, चाहे वो उसके दिमाग में ही क्यों ना हो। यही पैसा बनाने के बारे में भी सही है। इसलिए धन को अक्सर डो भी कहा जाता है। हम में से ज्यादातर लोगों ने ये कहावत सुनी है, आप वो हैं जो आप खाते हैं। मैं इसी कहावत को दूसरी तरह से कहना चाहूंगा। मैं कहता हूं आप वो बनते हैं जो आप पढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में आप सावधान रहे कि आप क्या पढ़ रहे हैं या क्या सीख रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग इतना ज्यादा ताकतवर है कि आप जिस चीज के बारे में सीखेंगे आप वही बन जाएंगे। उदाहरण के तौर पर अगर आप कुकिंग सीखते हैं तो आप कुक बन जाते हैं। अगर आप कुक नहीं बनना चाहते तो आपको कोई और विषय पढ़ना चाहिए, जैसे एक स्कूल टीचर। शिक्षण का अध्ययन करने के बाद आप अक्सर शिक्षक बन जाते हैं और इसी तरह सिलसिला जारी रह सकता है। अपने अध्ययन के विषयों को सावधानी से चुनें। जब पैसों की बात आती है तो ज्यादातर लोगों के पास वही एक मूलभूत फॉर्मूला होता है जो उन्होंने स्कूल में सीखा था, और वो फॉर्मूला है पैसों के लिए काम करो। संसार में सबसे ज्यादा लोकप्रिय फॉर्मूला यही है, जिसके कारण हर दिन करोड़ों लोग सुबह उठते हैं और काम पर जाते हैं, पैसा कमाते हैं, बिल चुकाते हैं, चेकबुक को बैलेंस करते हैं और कुछ म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं और फिर से काम पर चले जाते हैं। यही उनका मूलभूत फॉर्मूला या नुस्खा है। अगर आप जो कर रहे हैं उससे आप थक गए हैं या आप पर्याप्त नहीं कमा पा रहे हैं तो आपको अपने पैसे बनाने के फॉर्मूले को बदल लेना चाहिए। बहुत समय पहले जब मैं 26 साल का था, मैंने सप्ताहांत की एक कक्षा में भाग लिया जिसका शीर्षक था किस तरह रियल एस्टेट फॉरक्लोजर्स को खरीदें। मैंने एक फॉर्मूला सीख लिया। अगला कदम था अपने सीखे हुए सिद्धांत को असली जीवन में आजमा कर देखना। यहाँ पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। 3 सालों तक जब मैं जेरोक्स के लिए काम कर रहा था, मैं अपने खाली समय में फॉरक्लोजर्स को खरीदने की कला में पारंगत होने की कोशिश करता रहा। मैंने उस फॉर्मूले से कई करोड़ डॉलर बनाए हैं, परंतु आज ये बहुत धीमा फॉर्मूला है और फिर भी बहुत से लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। एक बार मैं उस फॉर्मूले का विशेषज्ञ बन गया तो मैं दूसरे फॉर्मूलों की खोज करने लगा। कई कक्षाओं में मुझे कोई नई जानकारी सीधे रूप में नहीं मिली, परंतु मैंने हमेशा कुछ न कुछ नया जरूर सीखा। मैंने ऐसी बहुत सी कक्षाओं में भाग लिया है जो केवल डेरिवेटिव्स सौदेबाजों के लिए आयोजित की गई थी और वस्तुओं के ऑप्शंस सौदेबाजों के लिए तथा अराजकतावादियों के लिए आयोजित कक्षाओं में भी गया हूँ। मैं अपने दायरे से पूरी तरह बाहर पहुंच गया था और एक ऐसे कमरे में था जहां परमाणु भौतिकी और स्पेस साइंस के विशेषज्ञों की भीड़ थी, परंतु मैंने वहां बहुत कुछ सीखा जिससे मेरा स्टॉक और रियल एस्टेट निवेश ज्यादा अर्थपूर्ण और फायदेमंद बन गया। ज्यादातर जूनियर कॉलेजों और सामुदायिक कॉलेजों में फाइनेंशियल प्लानिंग या पारंपरिक निवेश को खरीदने के तरीकों पर कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। शुरुआत करने के लिए ये बहुत अच्छी जगह है, तो मैं हमेशा एक ज्यादा तेज फॉर्मूले की खोज करता रहता हूँ। इसी कारण नियमित रूप से मैं एक दिन में जितना कमा लेता हूँ उतना कमाने में कई लोगों को पूरी जिंदगी लग जाएगी। एक और बात, आज की तेजी से बदल रही दुनिया में आप कितना जानते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह गया है, क्योंकि प्राय आज आप जितना जानते हैं वो पुराना हो चुका है। महत्वपूर्ण ये है कि आप कितनी तेजी से सीखते हैं। ये कला अनमोल है। ज्यादा तेज फॉर्मूले ढूंढने में ये बहुत काम आते हैं। पैसों के लिए कड़ी मेहनत करना एक पुराना फॉर्मूला है जो गुफा मानव के जमानों में पैदा हुआ था। नंबर 5, खुद को सबसे पहले वेतन दें। खुद पर अनुशासन की ताकत। अगर आप खुद पर काबू नहीं रख पाते तो अमीर बनने की कोशिश भी न करें। आपको इसके पहले मरीन कॉर्प्स या किसी धार्मिक संस्था में जाना चाहिए ताकि आपको खुद पर काबू रखना आ जाए। इस बात का कोई मतलब नहीं है कि निवेश करें
पैसा कमाए और उसे फूंक दें। खुद पर अनुशासन की कमी के कारण ही करोड़ों डॉलर की लॉटरी जीतने वाले लोग जल्दी ही दिवालिया हो जाते हैं। ये खुद पर अनुशासन की कमी ही है जिससे तनख्वाह बढ़ने पर लोग तत्काल बाजार जाकर नई कार खरीद लेते हैं या विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं। ये कहना कठिन है कि 10 कदमों में कौन सा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, परंतु सभी कदमों में से इस कदम की विशेषज्ञता सबसे कठिन है। अगर ये आप में पहले से ही मौजूद न हो, मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि खुद पर अनुशासन की कमी ही वो सबसे बड़ा कारण है जो लोगों को 3 समुदायों में बांटता है, अमीर, गरीब और मध्य वर्ग। सीधे तरीके से कहें तो जिन लोगों में आत्मसम्मान कम होता है और जो फाइनेंशियल दबावों को ज्यादा सहन नहीं कर पाते, वे कभी अमीर नहीं बन सकते। और कभी नहीं का मतलब होता है कभी नहीं। जैसा मैंने पहले बताया था, मैंने अपने अमीर डैडी से ये सबक सीखा था कि दुनिया आपको इधर उधर धकेलेगी। दुनिया लोगों को इधर उधर धकेलती है तो इसलिए नहीं क्योंकि बाकी लोग गुंडे होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप में आंतरिक नियंत्रण और अनुशासन की कमी होती है। जिन लोगों में आंतरिक सहन शक्ति की कमी होती है, वे अक्सर उन लोगों के शिकार हो जाते हैं जिनमें आत्म अनुशासन होता है। मैं जिन व्यवसायिक कक्षाओं में पढ़ता हूँ, वहाँ मैं लोगों को लगातार ये याद दिलाता हूँ कि वे अपने सामने या सेवा पर अपना ध्यान केंद्रित न करें, बल्कि मैनेजमेंट की कला पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 3 सर्वाधिक महत्वपूर्ण मैनेजमेंट दक्षताएं हैं। नंबर 1 कैश फ्लो का मैनेजमेंट, नंबर 2 लोगों का मैनेजमेंट, नंबर 3 व्यक्तिगत समय का मैनेजमेंट। मैं ये कहूंगा कि ये 3 दक्षताएं केवल व्यवसाय शुरू करने वालों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी के काम की हैं। ये तीनों आपकी जीवन शैली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। व्यक्ति के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में, व्यवसाय में, किसी धर्मार्थ संगठन में, शहर या देश में। ये सभी दक्षताएं आत्म अनुशासन को साधने से बढ़ जाती हैं। मैं खुद को सबसे पहले भुगतान करें सिद्धांत को हल्केपन से नहीं लेता। जॉर्ज क्लासन की पुस्तक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में खुद को सबसे पहले भुगतान करें का वक्तव्य सबसे पहले आया था। इस पुस्तक की करोड़ों प्रतियां बिक चुकी हैं, परंतु हालांकि करोड़ों लोग इस जबरदस्त जुमले को दोहराते हैं, परंतु बहुत कम लोग ही इस सलाह का पालन करते हैं। जैसा मैंने कहा है, फाइनेंशियल साक्षरता अंक पढ़ने की योग्यता देती है और अंक कहानी बता देते हैं। किसी आदमी के इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट देखकर मैं तत्काल ये देख सकता हूँ कि जो लोग खुद को सबसे पहले भुगतान करें के सिद्धांत का राग अलापते रहते हैं, वे दरअसल इसका कितना पालन करते हैं। एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है। जो एक बार फिर हमें ऐसे लोगों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तुलना करें जो खुद को सबसे पहले भुगतान करते हैं और जो ऐसा नहीं करते हैं। चित्रों का अध्ययन करें और देखें कि क्या आप कुछ अंतर पकड़ सकते हैं। इसके लिए कैश फ्लो की समझ जरूरी है, जिससे कहानी बताई जाती है। ज्यादातर लोग अंक देखते हैं और कहानी को अनदेखा कर देते हैं। अगर आप सचमुच कैश फ्लो की ताकत को समझना शुरू कर देते हैं तो आपको जल्द ही ये पता चल जाएगा कि अगले पृष्ठ पर दिए गए चित्र में कहाँ गड़बड़ी है और 90% लोग क्यों जिंदगी भर कड़ी मेहनत करते हैं और इसके बाद उन्हें सोशल सिक्योरिटी जैसी सरकारी मदद की जरूरत क्यों होती है। क्या आप इसे देख सकते हैं? पिछले पृष्ठ पर दिया हुआ चित्र उस व्यक्ति के काम दर्शाता है जो खुद का भुगतान सबसे पहले करता है। हर महीने अपने मासिक खर्चों का भुगतान करने से पहले वे अपने संपत्ति वाले कॉलम में पैसा डालते हैं। हालांकि करोड़ों लोगों ने क्लास 10 की पुस्तक पढ़ी है और खुद को सबसे पहले भुगतान करे का सिद्धांत समझा है, परंतु हकीकत में वे खुद को सबसे आखिरी में भुगतान करते हैं। अब मैं आप में से उन लोगों की चीख पुकार सुन सकता हूं जो अपने बिल्स का भुगतान सबसे पहले करने में गंभीरता पूर्वक विश्वास करते हैं कि सभी जिम्मेदार लोग अपने बिल समय पर चुकाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप गैर जिम्मेदार हो जाएं या अपने बिल का भुगतान न करें। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आप वही करें जो ये पुस्तक आपको सिखाती है, यानी खुद को सबसे पहले पैसा दें। और पिछले पृष्ठ पर दिया गया चित्र इसी सिद्धांत का सही लेखांकन चित्र है, जबकि बाद में आने वाला चित्र पूरी तरह से गलत है। मेरी पत्नी और मेरे पास कई बैंक कीपर्स, अकाउंटेंट्स और बैंकर हैं, जिन्हें शुरू में हमारे इस खुद को सबसे पहले पैसा दे सिद्धांत में बहुत समस्या होती थी। इसका कारण यह है कि ये फाइनेंशियल प्रोफेशनल भी दरअसल वही करते हैं जो कि जनता करती है, यानी खुद
को सबसे आखिर में पैसा देते हैं, वे बाकी लोगों को सबसे पहले पैसा देते हैं। मेरे जीवन में ऐसे महीने भी आए हैं जब किन्हीं कारणों से मेरा कैश फ्लो मेरे बिल से काफी कम रहा है, फिर भी मैंने खुद को ही सबसे पहले पैसा दिया। मेरे अकाउंटेंट और बैंक कीपर चीखने लगे, वे आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपको जेल भी हो सकती है, आप अपनी क्रेडिट रेटिंग बिगाड़ लेंगे, वे लोग बिजली काट देंगे। मैंने फिर भी सबसे पहले खुद को ही पैसा दिया। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की कहानी इसी बारे में है, खुद पर अनुशासन की ताकत और आंतरिक सहन शक्ति के बारे में। इसे बोलचाल की भाषा में गुर्दा भी कह सकते हैं। जैसा मेरे अमीर डैडी ने मेरी नौकरी के पहले माह में मुझे बताया था कि ज्यादातर लोग दुनिया की ठोकरें सहन करते रहते हैं, पैसे वसूलने वाला आता है और आप या तो पैसे चुकाओ वरना तो आप उसे पैसे दे देते हैं और खुद को पैसे नहीं देते। एक सेल्स क्लर्क कहता है आप इसे अपने चार्ज कार्ड में डाल दें। आपका रियल एस्टेट एजेंट आपसे कहता है आगे बढ़े चलो, घर खरीदने पर सरकार आपको टैक्स में छूट देती है। आगे बढ़े चलो, घर खरीदने पर सरकार आपको टैक्स में छूट देती है। पूरी पुस्तक दरअसल इसी बारे में है। आप में धारा के विरुद्ध जाने का और अमीर बनने का गुर्दा होना चाहिए। हो सकता है कि आप कमजोर न हो, परंतु जब पैसों की बात आती है तो कई लोगों का हौसला पस्त होने लगता है। मैं ये नहीं कहता कि आप गैर जिम्मेदार बने, मुझ पर ज्यादा कर्ज नहीं है, क्रेडिट कार्ड का कर्ज भी नहीं, और ऐसा इसलिए क्योंकि मैं खुद को सबसे पहले पैसा देता हूँ। मैं अपनी आय को कम से कम इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं इसे सरकार को नहीं देना चाहता। इसलिए आप में जिन लोगों ने द सीक्रेट ऑफ द रिच नाम का वीडियो देखा होगा, उन्हें मैं ये बता दूं कि मेरी आय नोवादा के कॉर्पोरेशंस मेरे संपत्ति वाले कॉलम से आती हैं। अगर मैं पैसों के लिए काम करता तो सरकार इसे ले लेती। हालांकि मैं अपने बिल्स का भुगतान सबसे आखिर में करता हूं, परंतु मुझ में इतनी आर्थिक समझ है कि मैं किसी मुश्किल में नहीं फंसता हूं। मैं कंज्यूमर कर्ज को पसंद नहीं करता। मेरे पास इतने दायित्व हैं जो 99% लोगों से ज्यादा है, परंतु उसका भुगतान मैं नहीं करता हूं, बल्कि दूसरे लोग मेरी देनदारियों को चुकाते हैं। वे मेरे किराएदार कहलाते हैं। तो खुद को पैसा देने में पहला नियम ये है कि कभी कर्ज में मत फंसो। हालांकि मैं अपने बिल्स का भुगतान सबसे आखिर में करता हूं, परंतु मैं केवल कुछ महत्वहीन बिल्स ही बचा कर रखता हूं। दूसरी बात यह कि जब भी मेरे पास पैसा कम होता है तब मैं खुद को ही सबसे पहले पैसा देता हूं। मैं कर्ज देने वालों और सरकार को छींकने देता हूं। जब वे कठोर होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ये लोग मुझ पर एक एहसान कर रहे हैं। वे मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि मैं जाऊं और ज्यादा पैसा कमाऊं। तो मैं खुद को सबसे पहले पैसा देता हूं, उस पैसों को निवेश करता हूं और कर्ज लेने वालों को चीखने देता हूं। मैं वैसे आमतौर पर उन्हें सही समय पर भुगतान कर देता हूं। मेरी पत्नी और मेरी साख बहुत अच्छी है। हम केवल दबाव में नहीं आते हैं और कर्ज उतारने के लिए अपनी बचत का इस्तेमाल नहीं करते, न ही उसके लिए अपने स्टॉक को बेचते हैं। इसमें बहुत ज्यादा समझदारी नहीं है। तो जवाब ये है, नंबर 1, ऐसे बड़े कर्ज में न फंसे जिसका भुगतान आपको करना हो। अपने खर्चों को सीमित रखें, अपनी संपत्ति को सबसे पहले बनाएं, फिर बड़ा घर या शानदार कार खरीदें। चुआ दौड़ में फंसे रहना समझदारी नहीं है। नंबर 2, जब आपके पास पैसा कम हो तो दबाव को बढ़ने दें और अपनी बचत या निवेश को खर्च न करें। उस दबाव को अपनी फाइनेंशियल प्रतिभा को प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल करें, ताकि आप ज्यादा पैसा कमाने और अपने बिल्स का भुगतान करने के नए तरीकों के बारे में सोच सकें। इससे ज्यादा पैसा कमाने की आपकी योग्यता भी बढ़ेगी और आपकी फाइनेंशियल बुद्धि भी ज्यादा विकसित होगी। मैं कई बार फाइनेंशियल भट्टी में तपा हूँ और मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ज्यादा आमदनी हासिल की है और ये ध्यान रखा है कि मेरे संपत्ति वाले कॉलम को कोई नुकसान न पहुंचे। मेरा बुक कीपर चीखने लगा और बचाव के लिए चुप गया, परंतु मैं उस तरह का सिपाही था जो किले की रक्षा के लिए लड़ रहा था। गरीब लोगों की आदतें भी गरीब होती हैं। एक आम बुरी आदत है बचत में से पैसा निकाल लेना। अमीर लोग जानते हैं कि बचत को ज्यादा धन कमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, न कि बिलों का भुगतान करने के लिए। मैं जानता हूं कि ये कठोर जान पड़ता है, परंतु जैसा मैंने कहा, अगर आप अंदर से कठोर नहीं हैं, तो दुनिया आपको इधर से उधर धकेलेगी। अगर आप आर्थिक दबाव पसंद करते हो तो एक ऐसा फॉर्मूला खोज लें जो आपके लिए कारगर साबित हो। एक अच्छा फॉर्मूला ये होगा कि खर्च कम किया जाए, पैसों को बैंक में रखा जाए, ज्यादा इनकम टैक्स चुकाया जाए, सुरक्षित म्यूचुअल फंड खरीदे जाए और औसत बने रहने की कसम खाई जाए। परंतु ये
खुद को सबसे पहले भुगतान करे के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। ये नियम आत्म बलिदान या आर्थिक संन्यास को प्रोत्साहित नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि खुद को सबसे पहले पैसे देने के बाद भूखे मरो। जिंदगी मौज मस्ती के लिए है। अगर आप अपनी फाइनेंशियल प्रतिभा को जागृत कर लेंगे तो आपके पास जीवन के सभी सुख हो सकते हैं। आप अमीर बन सकते हैं और आप बिल चुका सकते हैं और इस प्रक्रिया में अच्छी जिंदगी भी जी सकते हैं और यही फाइनेंशियल बुद्धि कहलाती है। नंबर 6, अपने ब्रोकर को अच्छा पैसा दें। अच्छी सलाह की शक्ति। मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग अपने घर के सामने एक पट्टी टांग देते हैं। मालिक बेचना चाहता है, या मैं टीवी पर देखता हूँ कि कई लोग डिस्काउंट ब्रोकर्स होने का दावा करते हैं। मेरे अमीर डैडी ने मुझे इसका उल्टा सिखाया है। वे इस बात में भरोसा करते थे कि प्रोफेशनल्स को अच्छा भुगतान किया जाए और मैंने भी उसी सिद्धांत को अपनाया है। आज मेरे पास महंगे वकील, अकाउंटेंट्स, रियल एस्टेट ब्रोकर्स और स्टॉक ब्रोकर्स हैं। क्यों? क्योंकि अगर, और मेरा सचमुच मानना है, अगर लोग प्रोफेशनल हैं तो उनकी सेवाओं से आपको पैसा मिलना चाहिए और वे जितना ज्यादा पैसा कमाएंगे आप भी उतना ही ज्यादा पैसा कमाएंगे। हम सूचना के युग में रह रहे हैं। सूचना बेशकीमती है। एक अच्छा ब्रोकर आपको सूचना तो देगा ही, आपको शिक्षित करने के लिए समय भी देगा। मेरे पास कई ब्रोकर हैं जो मेरे लिए ये कहने के इच्छुक हैं, कुछ ने मुझे तब सिखाया है जब मेरे पास बहुत कम पैसा था या बिल्कुल भी पैसा नहीं था और मैं आज भी उनके साथ हूँ। मैं ब्रोकर को जितना पैसा देता हूँ वो मेरे द्वारा उसकी सूचना से कमाए गए धन का बहुत छोटा हिस्सा होता है। जब मेरा रियल एस्टेट ब्रोकर या स्टॉक ब्रोकर बहुत पैसा कमाता है, क्योंकि इसका आमतौर पर यह मतलब होता है कि मैंने भी बहुत सा पैसा कमाया है। एक अच्छा ब्रोकर मुझे पैसे कमाने की जानकारी देने के अलावा मेरा समय भी बचाता है। जैसे उस समय जब मैंने खाली जमीन के टुकड़े को $9,000 में खरीदा और तत्काल इसे $25,000 में बेच दिया ताकि मैं अपने लिए जल्दी से कार खरीद सकूं। ब्रोकर आपके लिए बाजार की आंख और कान है और इसलिए मेरी वहां कोई जरूरत नहीं होती। मैं इसके बजाय गोल्फ खेल सकता हूं। इसके अलावा जो लोग खुद ही अपना घर बेचते हैं उनके लिए खुद के समय की कोई खास कीमत नहीं होती। मैं कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपना समय क्यों बर्बाद करूं, जबकि इस समय को मैं ज्यादा पैसा कमाने या अपने अंतरंग लोगों के साथ बिताने में इस्तेमाल कर सकता हूं। मुझे ये बहुत मजेदार लगता है कि इतने ज्यादा गरीब और मध्य वर्गीय लोग रेस्तरां में खराब सर्विस के बावजूद 15 से 20% टिप देते हैं और ब्रोकर को 3 से 7% देने में आनाकानी और शिकायतें करते हैं। वे खर्च वाले कॉलम के लोगों को टिप देते हैं और संपत्ति वाले कॉलम के लोगों को टिप देने से कतराते हैं। ये आर्थिक समझदारी नहीं है। सभी ब्रोकर एक जैसे नहीं होते। दुर्भाग्य से ज्यादातर ब्रोकर सेल्समैन होते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि रियल एस्टेट के सेल्समैन सबसे बुरे होते हैं। वे बेचते हैं परंतु उनके पास खुद बहुत कम या बिल्कुल भी रियल एस्टेट नहीं होता। घर बेचने वाले ब्रोकर और निवेश बेचने वाले ब्रोकर में बहुत बड़ा अंतर होता है। ये स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और बीमा ब्रोकर के बारे में भी सही है जो खुद को फाइनेंशियल प्लानर कहते हैं। परिकथा की ही तरह आप एक राजकुमार खोजने के लिए बहुत से मेढकों को चूमते हैं। पुरानी कहावत को याद कीजिए, अगर आपको इंसाइक्लोपीडिया की जरूरत हो तो इंसाइक्लोपीडिया बेचने वालों से न पूछे। जब मैं किसी प्रोफेशनल का इंटरव्यू लेता हूं तो मैं सबसे पहले ये पता करता हूं कि उसके पास खुद कितनी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी या स्टॉक है और वो कितना फीसदी टैक्स दे रहा है। यही मेरे टैक्स अथॉर्नी और मेरे अकाउंटेंट के बारे में भी करता हूं। मेरे पास एक अकाउंटेंट है जो अपने काम से काम रखती है। उसका पेशा हालांकि अकाउंटिंग है परंतु उसका काम रियल एस्टेट है। मेरे पास एक अकाउंटेंट था जो एक छोटा बिजनेस अकाउंटेंट था परंतु उसके पास रियल एस्टेट बिल्कुल नहीं था। मैंने अकाउंटेंट बदल दिया क्योंकि हम एक व्यवसाय को प्रेम नहीं करते थे। ऐसा ब्रोकर खोजे जो अपने सर्वश्रेष्ठ हितों को ध्यान में रखता हो। कई ब्रोकर आपको शिक्षित करने के लिए समय निकाल लेंगे। वे आपके द्वारा खोजी गई सर्वश्रेष्ठ संपत्ति साबित हो सकते हैं। बस उधार रहें और वे भी आपके प्रति उधार रहें। अगर आप उनके कमीशन में कटौती करने के बारे में ही सोचते रहेंगे तो वे आपके आसपास क्यों रहना चाहेंगे। ये विशुद्ध और आसान सा तर्क है। जैसा मैंने पहले कहा था, मैनेजमेंट की दक्षताओं में से एक लोगों का मैनेजमेंट है। कई लोग केवल ऐसे लोगों को मैनेज कर पाते हैं जो उनसे कम स्मार्ट हो, जिन पर उनकी सत्ता हो, जैसे किसी ऑफिस में अधीनस्थ हैं। कई द्वयम दर्जे के मैनेजर्स द्वयम दर्जे के मैनेजर्स ही बने रहेंगे और उन्हें कभी तरक्की नहीं मिलेगी क्योंकि वे ये तो जानते हैं कि नीचे वालों के साथ कैसे काम किया जाता है परंतु वे ये नहीं जानते हैं कि ऊपर वालों के साथ कैसे काम किया जाता है। असली दक्षता है किसी तकनीकी क्षेत्र में अपने से श्रेष्ठ और ज्यादा स्मार्ट व्यक्तियों को मैनेज करना और उन्हें अच्छे पैसे देना। इसलिए कंपनियों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। आपके पास भी होना चाहिए और ये फाइनेंशियल समझदारी है। नंबर 7, इंडियन दाता बने। ये बिना कुछ दिए पाने की ताकत है। जब अमेरिका में गोरे लोग गए तो उन्हें अमेरिकी इंडियंस की सांस्कृतिक
सांस्कृतिक परंपरा से झटका लगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी गोरे आदमी को ठंड लगती थी तो इंडियन उसे कंबल दे देते थे। श्वेत प्रवासी इसे उपहार समझ लेते थे और जब इंडियन कंबल वापस मांगता था तो उन्हें बहुत बुरा लगता था। इंडियंस को भी बुरा लगता था कि जब उन्हें यह पता चलता कि श्वेत प्रवासी कंबल वापस नहीं करना चाहते थे। इस तरह इंडियंस दाता वाक्यांश पैदा हुआ। एक छोटी सी सांस्कृतिक नासमझी के कारण संपत्ति के कॉलम की दुनिया में इंडियन दाता बनना दौलत के लिए बहुत जरूरी है। परिष्कृत निवेश का पहला सवाल ये होता है, मेरा पैसा मुझे कितना जल्दी वापस मिल जाएगा। वे ये भी जानना चाहते हैं कि उन्हें मुफ्त में क्या मिल रहा है। इसलिए निवेश पर वापसी इतनी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर मुझे एक छोटा रियल एस्टेट मिला जो मेरे घर से थोड़ी ही दूर पर था। बैंक $60,000 चाहती थी और मैंने $50,000 की बोली लगाई, जो उन्होंने सिर्फ इसलिए स्वीकार कर ली क्योंकि बोली के साथ $50,000 का चेक भी लगा हुआ था। उन्होंने ये महसूस किया कि मैं गंभीर था। ज्यादातर निवेशक ये कहेंगे कि क्या आप अपना बहुत सा पैसा फंसा रहे हैं, क्या इस पर लोन लेना ज्यादा बेहतर नहीं होता? इसका जवाब है, इस मामले में बिल्कुल नहीं। मेरी निवेश कंपनी जाड़े के महीने में इसे वैकेशन रिटेल के रूप में इस्तेमाल करती है। जब प्रवासी पक्षी एरिजोना से आते हैं और इसे 4 महीनों के लिए $2,050 किराए पर दे देती है। बाकी के 8 महीने में इसका किराया केवल $1,000 होता है। मेरा पैसा लगभग 3 सालों में वापस आ गया था। अब मैं इस संपत्ति का मालिक हूँ जो हर महीने मेरी आमदनी बढ़ाती रहती है। ये स्टॉक के बारे में किया जाता है। प्राय मेरा ब्रोकर मुझे सलाह देता है कि मैं किस कंपनी के स्टॉक में काफी पैसा लगाऊं, क्योंकि उसके विचार से वो कंपनी कोई ऐसा कदम उठाने वाली है जिससे उसके शेयर में तेजी आ जाएगी, जैसे कोई नया सामान बाजार में लाने वाली है। मैं अपने पैसों को 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक लगाए रखता हूँ। जब शेयर की कीमतें बढ़ती हैं, मैं फिर अपनी मूल धनराशि को निकाल लेता हूँ और बाजार के उतार चढ़ाव से बेफिक्र हो जाता हूँ, क्योंकि मेरी मूल रकम वापस आ चुकी है और दूसरी संपत्ति पर काम करने के लिए तैयार है। इस तरह मेरा पैसा जाता है और फिर बाहर आ जाता है और मैं एक ऐसी संपत्ति का मालिक बन जाता हूँ जो एक तरह से मुझे मुफ्त में मिलती है। ये सच है कि मैंने कई मौके पर पैसा खोया भी है, परंतु मैं उतने ही पैसों से खेल खेलता हूँ जितने का नुकसान मैं सहन कर सकता हूँ। मैं ये कहूंगा कि औसत 10 निवेशों में मुझे 2 या 3 में बहुत फायदा होता है, जबकि 5 या 6 में कोई लाभ हानि नहीं होती और 2 या 3 में घाटा भी खाता हूँ। परंतु मैं अपने नुकसान को उसी पैसों तक सीमित कर लेता हूँ जो मेरे पास उस समय होते हैं। जो लोग जोखिम से नफरत करते हैं वे अपने पैसों को बैंक में रख देते हैं और दीर्घ काल में उनकी बचत कुछ नहीं से बेहतर ही होती है, परंतु आपको अपना पैसा वापस निकालने में बहुत लंबा समय लग जाता है और ज्यादातर मामलों में तो आपको इसके साथ कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता है। पहले तो वे टोस्टर दिया करते थे, परंतु आजकल ऐसा बिरले ही होता है। मेरे हर निवेश पर एक न एक चीज मुफ्त होनी चाहिए। एक छोटा रियल एस्टेट, एक मिनी स्टोरेज, खाली जमीन का टुकड़ा, घर, स्टॉक शेयर्स या ऑफिस बिल्डिंग, और जोखिम सीमित भी होना चाहिए। इस विषय पर इतनी ज्यादा पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं कि मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा। मैकडॉनल्ड्स के मशहूर रे क्रॉक हैमबर्गर फ्रेंचाइजी इसलिए नहीं बेचते थे क्योंकि उन्हें हैमबर्गर से प्यार था, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें इस फ्रेंचाइजी के साथ आने वाला रियल एस्टेट मुफ्त मिलता था। तो समझदार निवेशकों को ब्याज की दर से ज्यादा चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आपका पैसा वापस मिल जाने पर आपके पास क्या संपत्ति आती है, ये भी महत्वपूर्ण है। यही फाइनेंशियल समझदारी है। नंबर 8, संपत्ति से विलासिता की चीजें खरीदी जाती हैं। केंद्रित करने की शक्ति। मेरे एक दोस्त का बेटा बहुत खर्चीला था और उसकी जेब में ऐसा लगता था जैसे छेद हो गया हो। 16 साल की उम्र में स्वाभाविक रूप से उसे अपनी कार चाहिए। बहाना ये था, सभी दोस्तों के मम्मी डैडी ने अपने बच्चों के लिए कार खरीदी है। ये लड़का अपनी बचत में से पैसे निकालकर नकद कार खरीदना चाहता था। ऐसे समय में उसके डैडी ने मुझसे सलाह मांगी। आप क्या सोचते हैं कि मुझे उसे ऐसा करने देना चाहिए या मैं भी दूसरे पिताओं की तरह उसे कार खरीद कर दे दूं? इसके जवाब में मैंने कहा, कुछ समय के लिए तो ठीक है, परंतु लंबे समय के लिए आप उसे क्या सिखा पाएंगे? क्या आप अपने बच्चों की कार प्राप्त करने की इच्छा से उसे कुछ सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? अचानक उसके दिमाग में बत्तियां जली और वो तुरंत घर की तरफ चल पड़ा। 2 महीने बाद मुझे वो दोस्त फिर मिला। क्या तुम्हारे बेटे को अपनी नई कार मिल गई? मैंने पूछा। नहीं, उसे नहीं मिली, परंतु मैं गया और उसे कार के लिए $3,000 दे दिए। मैंने उससे कहा कि वो अपने कॉलेज के पैसों के बजाय मेरे पैसों का उपयोग करे। मैंने कहा, ये तो आपकी उदारता है। नहीं, उस पैसों के साथ एक शर्त भी जुड़ी है। मैंने आपकी सलाह मान ली और उसकी कार खरीदने की प्रबल इच्छा के साथ सीखने की शर्त भी रखी है। शर्त क्या है? मैंने पूछा। पहले तो हमने आपके कैश फ्लो गेम का सहारा लिया। हमने इसे खेलते हुए पैसों के समझदारी से इस्तेमाल पर एक लंबा विचार विमर्श किया। फिर मैंने उसे वॉल स्ट्रीट जर्नल की सदस्यता दिलवा दी और स्टॉक
मार्केट पर कुछ पुस्तकें भी दिलवाई। फिर दिक्कत कहाँ थी? मैंने उससे कहा कि $3000 उसके हैं, परंतु वो इनसे सीधे कार नहीं खरीद सकता। वो इनसे स्टॉक खरीद और बेच सकता है, खुद का ब्रोकर ढूंढ सकता है, और एक बार वो इन $3000 के $6000 बना लेता है तो वो अपनी कार खरीद सकता है और बाकी के $3000 उसके कॉलेज के फंड में जाएंगे। मैंने पूछा, और इसके परिणाम क्या निकले? वो शुरुआत में किस्मत वाला रहा, परंतु कुछ दिनों बाद उसने अपने मुनाफे की सारी रकम गवा दी। तब वो सचमुच रुचि लेने लगा। आज चाहे वो $2000 के घाटे में है, परंतु उसकी रुचि बहुत बढ़ गई है। उसने मेरे द्वारा खरीदी गई सारी पुस्तकें पढ़ डाली और वो और ज्यादा पुस्तकों की खोज में पुस्तकालय भी गया था। वो मन लगाकर वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ता है, सूचकांकों पर नजर रखता है और MTV के बजाय CNBC देखता है। उसके पास केवल $1000 बचे हैं, परंतु उसकी रुचि और ज्ञान आसमान को छू रहे हैं। वो जानता है कि अगर वो इस पैसों को खो देगा तो फिर उसे 2 साल तक अपने पैरों पर ही चलना पड़ेगा, परंतु उसे उसकी कोई खास चिंता नहीं है। अब उसे कार हासिल करने में ज्यादा रुचि नहीं है, क्योंकि उसे एक ऐसा खेल मिल गया है जिसमें उसे ज्यादा आनंद मिलता है। क्या होगा अगर वो सारा पैसा हार जाता है? मैंने पूछा। जब होगा तब देखा जाएगा। मैं तो चाहूंगा कि वो अभी सारा पैसा हार जाए, बजाय इसके कि वो हमारी उम्र में आकर सारा पैसा हारे। और इसके अलावा मैं तो ये मानता हूँ कि उसकी शिक्षा पर खर्च किए गए ये सर्वश्रेष्ठ $3000 थे जो वो सीख रहा है। वो जिंदगी भर उसके काम आएगा और वो पैसों की ताकत का सम्मान करना भी सीख गया है। मुझे लगता है कि अब उसकी जेब में छेद बंद हो चुका है। जैसा मैंने खुद को सबसे पहले भुगतान करें वाले खंड में कहा था, अगर कोई व्यक्ति आत्म अनुशासन की ताकत हासिल नहीं कर सकता तो बेहतर यही होगा कि वो कभी अमीर बनने की कोशिश न करें। सैद्धांतिक हिसाब से संपत्ति वाले कॉलम में कैश फ्लो विकसित करने की प्रक्रिया आसान नजर आती है, परंतु इसमें पैसों को दिशा देने की मानसिकता, सहन शक्ति की जरूरत होती है, जो मुश्किल साबित होता है। बाहरी आकर्षणों और प्रलोभनों के कारण आज की खरीदारी की दुनिया में ये ज्यादा आसान हो चला है कि पैसों को पूरा उड़ा ही दिया जाए। कमजोर मानसिक शक्ति के कारण ही वो पैसा सबसे कम प्रतिरोध वाले रास्ते पर बह जाता है। यही गरीबी और आर्थिक संघर्ष का कारण है। मैंने फाइनेंशियल समझदारी का ये आंकड़ों का उदाहरण इसलिए दिया ताकि पैसों से ज्यादा पैसे कमाने की योग्यता को जाना जा सके। अगर हम 100 लोगों को साल के शुरू में $10,000 दे दें तो साल के अंत में क्या होगा? नंबर 1, 80% के पास कुछ भी नहीं बचेगा। वास्तव में कई तो ज्यादा कर्ज में दबे होंगे क्योंकि उन्होंने नई कार, फ्रिज, टीवी, VCR या छुट्टियों के लिए नकद पैसा दिया होगा। नंबर 2, 16 ने उस $10,000 को 5 से 10% बढ़ाया होगा। नंबर 3, 4 ने इसे $20,000 या लाखों डॉलर तक बढ़ाया होगा। हम किसी प्रोफेशन को सीखने के लिए स्कूल जाते हैं ताकि हम पैसों के लिए काम कर सकें। मेरे विचार में ये सीखना भी महत्वपूर्ण होता है कि पैसों से अपने लिए कैसे काम करवाया जाता है। मैं भी हर व्यक्ति की तरह विलासिता की वस्तुओं से प्रेम करता हूँ। अंतर ये है कि कई लोग अपनी विलासिता को कर्ज लेकर खरीदते हैं। ये पड़ोसी से प्रतियोगिता करने का जाल है। जब मैं कार खरीदना चाहता हूँ तब आसान रास्ता यही था कि मैं अपने बैंकर को बुलाकर लोन ले लेता, परंतु मैंने दायित्व वाले कॉलम को बढ़ाने के बजाय संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित रखा। अब तो मुझे आदत पड़ चुकी है कि मैं अपने खर्च की इच्छा से प्रेरित होता हूँ कि किस तरह उसके लिए अतिरिक्त पैसे जुटा सकूं। आजकल प्राय हम अपनी मनचाही चीजों को खरीदने के लिए कर्ज लेने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और पैसा बनाने पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। ये रास्ता कुछ समय के लिए तो आसान है, परंतु लंबे समय में यह बहुत मुश्किल साबित होता है। ये एक ऐसी बुरी आदत है जो हम में इंसानों के रूप में और राष्ट्र के रूप में भी है। याद रखें, आसान रास्ते अक्सर मुश्किल बन जाते हैं, मुश्किल रास्ते अक्सर आसान बन जाते हैं। जितनी जल्दी आप खुद को और अपने परिजनों को पैसों के शासक के रूप में प्रशिक्षित कर लेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। पैसा बहुत बड़ी ताकत है। दुर्भाग्य से लोग पैसों की ताकत को अपने खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। अगर आप में पैसों की समझ कम है तो पैसा आपके ऊपर राज करेगा। ये आपसे ज्यादा स्मार्ट होगा। अगर पैसा आपसे ज्यादा स्मार्ट बन जाएगा तो आप इसके लिए जिंदगी भर काम करते रहेंगे। पैसों के ऊपर शासन करने के लिए आपको इससे ज्यादा स्मार्ट बनना होगा। फिर पैसा वही करेगा जो आप इससे कहेंगे। ये आपकी आज्ञा का पालन करेगा। इसके गुलाम होने के बजाय आप इसके मालिक होंगे। यही आर्थिक समझदारी है। नंबर 9, नायकों की जरूरत, मिथक की ताकत। तब मैं विली मैच, हैक आरन, योगी बेरा का बहुत बड़ा प्रशंसक था। वे मेरे आदर्श थे। लिटिल लीग खेल रहे बच्चों के रूप में मैं उनकी तरह होना चाहता था। मैंने उनके बेसबॉल कार्ड भी सहेज कर रखे थे। मैं उनके बारे में सब कुछ जान लेना चाहता था। मैं उनके बारे में सभी आंकड़े जानता था, उनके बैटिंग के औसत, उनको मिलने वाली धनराशि और वे
वे किस तरह बड़े हुए, सब कुछ। मैं सब कुछ इसलिए जानना चाहता था क्योंकि मैं उनके जैसा बनना चाहता था। 9 या 10 साल की उम्र में मैं जब बेसबॉल खेलने के लिए मैदान पर जाता था तो मैं नहीं जानता था, बल्कि मेरे रूप में योगी या हैक मैदान पर उतरते थे। ये सीखने के सबसे सशक्त तरीकों में से एक है जो हम बड़े होने के बाद खो देते हैं। हम अपने नायकों को खो देते हैं, हम अपने नौसिखिएपन को खो देते हैं। आज मैं अपने घर के पास छोटे बच्चों को बास्केटबॉल खेलते देखता हूँ। कोर्ट पर वे छोटे जॉनी नहीं होते, वे तो माइकल जॉर्डन, सर चार्ल्स या क्लाइड होते हैं। आदर्श नायकों की नकल करना ज्ञान प्राप्त करने का सच्चा और सशक्त तरीका है, और इसलिए जब ओजी सिंपसन की तरह का नायक बन जाता है, और इसलिए जब ओजी सिंपसन की तरह का नायक बदनाम होता है तो इतनी चीख पुकार मचती है। ये किसी अदालती कार्रवाई से ज्यादा होता है। ये एक आदर्श नायक को खो देना होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी तरह बनने का सपना बचपन से सजोए थे और वे जिसकी पूजा करते थे। अचानक हमें उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी से निकालना पड़ता है। जब मैं बड़ा हो गया तो मेरे आदर्श नायक बदल गए। मेरे गोल्फ के हीरो बने पीटर जैक्सन, फ्रेड कल्पस और टाइगर वुड्स। मैं इनके शॉट की नकल करता हूँ और उनके बारे में सब कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मेरे आदर्श नायकों में डोनाल्ड ट्रंप, वॉरेन बफे, पीटर लिंच, जॉर्ज सोरोस और जिम रॉजर्स भी हैं। बड़ा हो जाने के बाद मैं उनके आंकड़े उसी तरह जानता हूँ जिस तरह की अपने बचपन में बेसबॉल हीरोज के आंकड़े जानता था। मैं अनुसरण करता हूँ। जब वॉरेन बफे निवेश करते हैं और बाजार के बारे में, उनके नजरिए के बारे में सब कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैं पीटर लिंच की पुस्तकें भी इसलिए पढ़ता हूँ ताकि स्टॉक चुनने की उनकी तकनीकों को समझ सकूं। मैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी इसलिए पढ़ता हूँ ताकि ये जान सकूं कि वे किस तरह सौदे करते हैं। जिस तरह मैदान पर बेसबॉल के लिए बैटिंग करते जाते समय मैं खुद की भूमिका में नहीं था, उसी तरह जब मैं बाजार में उतरता हूँ या मैं कोई सौदा करता हूँ तो मैं अवचेतन रूप से ट्रंप की बहादुरी का अभिनय करता हूँ। या जब मैं किसी प्रवृत्ति का विश्लेषण करता हूँ तो मैं उसे इस तरह देखता हूँ कि जैसे पीटर लिंच ये काम कर रहे हो। आदर्श नायक होने से हम अपनी कच्ची प्रतिभा के वृद्ध स्रोत का दोहन करते हैं, परंतु आदर्श नायक हमें प्रेरित करने से भी ज्यादा काम करते हैं। वे चीजों को ज्यादा आसान बना देते हैं। चीजें आसान दिखने के कारण हम सभी उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। अगर वे ऐसा कर सकते हैं तो मैं भी यही कर सकता हूँ। जब निवेश की बात आती है तो ज्यादातर लोग इसे बहुत कठिन समझते हैं। इसके बजाय उन्हें आदर्श नायकों की तलाश करनी चाहिए जो इसे आसान बना देते हैं। नंबर 10, सिखाओ और आपको हासिल होगा। देने की शक्ति। मेरे दोनों डैडी शिक्षक थे। मेरे अमीर डैडी ने मुझे ऐसा सबक सिखाया जो मेरे साथ जिंदगी भर चल रहा है, और वो सबक था परोपकार करना या देना। मेरे पढ़े लिखे डैडी ने अपने समय और ज्ञान के द्वारा दूसरों को बहुत दिया, परंतु शायद ही कभी अपना पैसा दिया हो, जैसा मैं बता चुका हूँ। वे सामान्यतः कहा करते थे कि वे तभी देंगे जब उनके पास कुछ अतिरिक्त धन होगा, और उनके पास कभी भी अतिरिक्त धन नहीं होता था। मेरे अमीर डैडी ने पैसा भी दिया और शिक्षा भी। वे देने के सिद्धांत में पक्का यकीन रखते थे। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको पहले कुछ देने की जरूरत है। वे हमेशा कहा करते थे जब उनका हाथ तंग होता था तब भी वे अपने चर्च या अपनी पसंदीदा धर्मार्थ संस्था को दान देते थे। अगर मैं आपके पास कोई विचार छोड़ना चाहता हूँ तो वो विचार यही होगा, जब भी आपको किसी चीज की कमी या जरूरत महसूस हो तो पहले उस चीज को दे दे, बाद में वो बाल्टियों में भरकर आपके पास लौट आएगी। ये पैसा, मुस्कुराहट, प्रेम, दोस्ती सभी के बारे में सही है। मैं जानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करना चाहेगा, परंतु मैंने ऐसा किया है और इससे फायदा भी उठाया है। मैं विश्वास करता हूँ कि आदान प्रदान का सिद्धांत सही है और इसलिए मैं वही चीज देता हूँ जो मैं पाना चाहता हूँ। मुझे पैसा चाहिए इसलिए मैं पैसा देता हूँ और ये कई गुना होकर मेरे पास वापस आ जाता है। मैं बिक्री बढ़ाना चाहता हूँ इसलिए मैं किसी और व्यक्ति की कुछ बेचने में मदद कर देता हूँ और बिक्री बढ़ जाती है। मैं संपर्क बढ़ाना चाहता हूँ और मैं किसी और की संपर्क बढ़ाने में मदद कर देता हूँ और जादू की तरह मेरे भी संपर्क बढ़ जाते हैं। मैंने सालों पहले एक कहावत सुनी थी, ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए पर इंसानों को देना चाहिए। मेरे अमीर डैडी अक्सर कहा करते थे, गरीब लोग अमीरों से ज्यादा लालची होते हैं। उन्होंने इसे समझाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति अमीर है तो वो व्यक्ति दूसरों द्वारा चाही गई कुछ चीजें दे रहा है। मेरे जीवन में मेरे तमाम वर्षों में जब भी मैंने पैसों की कमी या जरूरत महसूस की है तो मैंने पहले तो अपने दिल को टटोला है कि मैं क्या चाहता हूँ और फिर इसे देने का फैसला किया, और जब मैंने दिया है तो ये हमेशा मेरे पास वापस लौटा है। ये मुझे उस व्यक्ति की कहानी याद दिलाता है जो झाड़े की ठंडी रात में लकड़ियां लेकर बैठा है और पास में ही धीमे धीमे जल रहे चूल्हे पर चिल्ला रहा है, जब तुम मुझे गर्मी दोगे तब मैं कुछ लकड़ियां अंदर डालूंगा। और जब पैसे, प्रेम, सुख, बिक्री और संपर्क की बात आती
आती हैं, तो हर व्यक्ति को यही याद रखने की जरूरत है कि जो आप चाहते हैं पहले आप उसे दे दें और ये कई गुना होकर आपके पास लौट आएगा। बहुधा केवल यही सोचने की प्रक्रिया से कि मैं क्या चाहता हूँ और इसे किसी और को किस तरह दे सकता हूँ, मेरे अंदर उदारता का ज्वार आने लगता है। जब भी मैं ये देखता हूँ कि लोग मेरी तरफ देखकर नहीं मुस्कुरा रहे हैं तो मैं आराम से मुस्कुराना और हेलो करना शुरू कर देता हूँ और जादू की तरह मेरे आसपास अचानक बहुत से मुस्कुराने वाले लोग जमा हो जाते हैं। ये सच है कि आपकी दुनिया केवल आपका दर्पण है। तो इसलिए मैं कहता हूँ सिखाओ और आपको मिलेगा। मैंने पाया है कि मैं सीखने वालों को जितनी गंभीरता से जितना ज्यादा सिखाता हूँ मैं भी उतना ही ज्यादा सीखता हूँ। अगर आप पैसों के बारे में सीखना चाहते हैं तो इसे किसी और को सिखाइए। ऐसा करने से आपके दिमाग में बहुत से नए विचारों और फॉर्मूलों की बाढ़ आ जाएगी। ऐसा भी समय आए हैं जब मैंने दिया और कुछ भी वापस नहीं लौटा था। जो मुझे मिला वो मैं नहीं चाहता था, परंतु करीबी जांच और आत्म अवलोकन से मुझे पता चला कि उन मामलों में मैं देने के लिए नहीं दे रहा था बल्कि पाने के लिए दे रहा था। मेरे डैडी ने शिक्षकों को सिखाया और वे एक मास्टर टीचर बन गए। मेरे अमीर डैडी ने युवा लोगों को अपना बिजनेस करने का तरीका सिखाया। मैं पीछे पलटकर देखता हूं कि ये सीखने वालों की अपने ज्ञान के प्रति उदारता ही थी जिसके कारण वे ज्यादा स्मार्ट बन गए। इस दुनिया में ऐसी ताकतें हैं जो हमसे ज्यादा स्मार्ट हैं। आप वहां खुद अपने दम पर पहुंच सकते हैं, परंतु उन ताकतों की मदद से वहां पहुंचना ज्यादा आसान होता है। आपको बस इतना ही करना है कि आप उदार हो और वे ताकतें भी आपके प्रति उदार होगी। अध्याय 10, क्या और ज्यादा चाहिए? कुछ काम जो आपको करने चाहिए। हो सकता है कि कई लोग मेरे 10 कदमों से संतुष्ट न हो। उनकी नजर में ये फिलॉसफी ज्यादा है और इसमें काम की बातें कम है। मैं ये मानता हूँ कि फिलॉसफी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने की काम की बातें। ऐसे कई लोग हैं जो सोचने के बजाय करना चाहते हैं और ऐसे लोग भी हैं जो सोचते हैं परंतु करते कुछ नहीं है। मैं यही कहूंगा कि मैं दोनों प्रकार के लोगों का संयोग हूँ। मैं नए विचारों को पसंद करता हूँ और मैं काम करना भी पसंद करता हूँ। तो उन लोगों के लिए जो किस तरह शुरू करें के बारे में कुछ मार्गदर्शक बातें जानना चाहते हैं, मैं संक्षेप में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो मैं करता हूँ। आप जो कर रहे हैं वो करना बंद कर दें। दूसरे शब्दों में अवकाश लें और ये आंकलन करें कि कौन सी चीज काम आ रही है और कौन सी चीज काम नहीं आ रही है। पागलपन की परिभाषा यही है कि आप वही चीज करते चले जाएं और अलग परिणाम की अपेक्षा करें। जो सफल नहीं हो रहा है वो करना बंद कर दें और कुछ नया करने की खोज करें। नए विचारों की तलाश करें। नए निवेश के विचारों के लिए मैं पुस्तक की दुकानों में जाता हूँ और अलग अलग और अनूठे विषयों पर पुस्तकें ढूंढता हूँ। मैं उन्हें फॉर्मूला का नाम देता हूँ। मैं कैसे करें पुस्तकें उस फॉर्मूले के लिए खरीदता हूँ जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। उदाहरण के लिए मैंने एक पुस्तक की दुकान में जो एल मॉस्कोविटस की पुस्तक द 16% सॉल्यूशंस देखी। मैंने वो पुस्तक खरीदी और पढ़ डाली। तत्काल काम करो। अगले गुरुवार को मैंने विकल्प वही किया जो पुस्तक में कहा गया था। मैंने हर कदम पुस्तक के अनुसार उठाया था। वकीलों के ऑफिसों या बैंकों में मैंने रियल एस्टेट के सौदों के साथ भी यही किया है। ज्यादातर लोग तत्काल कदम नहीं उठाते हैं या वे एक तरह से इस बात का इंतजार करते हैं कि कोई आएगा और उन्हें बताएगा कि उनके द्वारा सीखा गया नया फॉर्मूला गलत है और उसका अनुसरण करना बिल्कुल बेकार है। मेरे पड़ोसी ने मुझे बताया कि मेरा 16% का फॉर्मूला क्यों बेकार है। बहरहाल मैंने उसकी बात पर इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसने कभी ऐसे करके नहीं देखा था। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजो जिसने वो किया हो जो आप करना चाहते हैं। उन्हें लंच पर ले जाइए, उनसे टिप्स लें, व्यवसाय की बारीकी समझें। अपने 16% के प्रमाण पत्रों के लिए मैं काउंटी टैक्सी ऑफिस गया और मैंने वहां पर काम करने वाली सरकारी कर्मचारी को खोजा। मैंने पाया कि वो भी इनमें निवेश करती हैं। तत्काल ही मैंने उसे लंच का न्योता दे दिया। उसने रोमांचित होकर मुझे ये समझा दिया कि कैसे करना है और उसने अपना पूरा ज्ञान मेरे सामने परोस दिया। लंच के बाद उसने पूरे दिन मुझे वे जगह दिखाई जहां मैं इस तरह का सौदा कर सकता था। अगले दिन तक मैंने उसकी मदद से 2 बड़ी जायदादों को पा लिया था और मैं तब से उन पर 16% की दर से ब्याज कमा रहा हूँ। मुझे पुस्तक पढ़ने में 1 दिन लगा, कदम उठाने में 1 दिन लगा, लंच में 1 घंटा लगा और 2 बड़े सौदे करने में केवल 1 दिन लगा। कक्षाओं में भाग लें और टैब खरीदें। मैं अखबारों में नई रोचक कक्षाओं की खबर खोजता रहता हूँ। इनमें से कई तो मुफ्त होती हैं या उनकी फीस बहुत कम होती है। मैं जो सीखना चाहता हूँ उस विषय पर मैं महंगे सेमिनारों में भी जाता हूँ। मैं इसलिए अमीर हूँ और मुझे इसलिए नौकरी करने की कतई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इस तरह के पाठ्यक्रमों में भाग लिया है। मेरे कुछ दोस्त हैं
जो मुझे ये बताया करते थे कि इस तरह के कार्यक्रम में भाग लेकर मैं अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहा हूँ। वे आज भी वही काम कर रहे हैं, हमेशा ऑफर देते रहे। जब भी मैं कोई रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी चाहता हूँ तो मैं कई प्रॉपर्टी देखता हूँ और सामान्यतः एक ऑफर लिख देता हूँ। अगर आप नहीं जानते हैं कि सही ऑफर क्या होना चाहिए तो ये मैं भी नहीं जानता। ये तो रियल एस्टेट एजेंट का काम है। वे ऑफर का आंकड़ा देते हैं, मैं यथासंभव कम से कम काम करता हूँ। मेरी एक मित्र चाहती थी कि मैं उसे अपार्टमेंट हाउस खरीदना सिखाऊं। एक शनिवार को वो, उसका एजेंट और मैं गए और हमने 6 अपार्टमेंट हाउस देखे। 4 तो घटिया थे परंतु 2 अच्छे थे। मैंने उससे कहा कि वो सभी 6 पर ऑफर लिखे और मालिकों द्वारा मांगी गई कीमत से आधी का ऑफर दे। ये सुनते ही उसे और उसके एजेंटों को दिल का दौरा पड़ते पड़ते बचा। उनके हिसाब से ये बदतमीजी होती और इससे मकान मालिकों को बुरा लग सकता था, परंतु मैं वास्तव में नहीं सोचता कि एजेंट इतना कठोर श्रम करना चाहता था। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया और वे एक बेहतर सौदे की तलाश में चले गए। उन्होंने कभी कोई ऑफर नहीं दिया और वो आज भी सही कीमत पर सही सौदे के लिए भटक रही है। आप नहीं जानते कि सही कीमत क्या है जब तक कि सौदा करने के लिए आपके सामने दूसरी पार्टी न हो। ज्यादातर बेचने वाले बहुत ज्यादा कीमत मांगते हैं। दुर्लभ ही है कि कोई बेचने वाला वास्तव में ऐसी कीमत मांगे जो वास्तविक मूल्य से कम हो। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें ऑफर देना चाहिए। जो लोग निवेशक नहीं होते उन्हें ये समझ ही नहीं होती है कि कोई चीज बेचना कितना कठिन होता है। मेरे पास एक रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी थी जिसे मैं महीनों से बेचना चाहता था। मैंने किसी भी चीज का स्वागत किया होता। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कीमत कितनी कम थी। उन्होंने अगर मुझे 10 सूअरों का भी ऑफर दिया होता तो भी मैं खुश हो गया होता। ऑफर की कीमत से नहीं बल्कि इस बात से कि कोई तो मेरी प्रॉपर्टी में रुचि रखता है। इसके जवाब में मैं बदले में पूरे के पूरे सुअर फार्म को हासिल करने की कोशिश करता। तो ये खेल इस तरह से खेला जाता है। खरीदने और बेचने का खेल बड़ा मजेदार होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। ये मजेदार है और ये केवल एक खेल है। ऑफर देते रहें, कोई तो कभी हाँ कहेगा। और मैं हमेशा अपने ऑफर में बचाव के वाक्य डाल देता हूँ। रियल एस्टेट में मैं हमेशा अपने ऑफर में ये लिखता हूँ कि बिजनेस पार्टनर के अनुमोदन के बाद ही ये समझौता अंतिम माना जाएगा। मैं ये कभी नहीं बताता कि मेरा बिजनेस पार्टनर कौन है। ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि मेरी बिजनेस पार्टनर मेरी बिल्ली है। अगर वे ऑफर को मान लेते हैं और मैं सौदा नहीं करना चाहता तो मैं घर पर फोन लगाता हूँ और अपने बिल्ली से बात कर लेता हूँ। मैं ये अजीबोगरीब वक्तव्य इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये जान सके कि ये खेल कितना आसान है। ज्यादातर लोग चीजों को बहुत ज्यादा जटिल बना देते हैं और उन्हें काफी गंभीरता से लेते हैं। एक अच्छा सौदा खोजना या सही बिजनेस ढूंढना, सही लोग या सही निवेशक ढूंढना दरअसल डेटिंग की ही तरह है। आपको बाजार में जाना होता है और बहुत से लोगों से बात करनी होती है और बहुत से ऑफर देने होते हैं। कई ऑफरों का जवाब देना होता है, चर्चा करनी होती है, अस्वीकार या स्वीकार करना होता है। मैं जानता हूँ कि ऐसे भी अकेले लोग होते हैं जो घर पर बैठकर फोन की घंटी बजने का इंतजार करते रहते हैं, परंतु जब तक आप सिंडी क्रॉफोर्ड या टॉम क्रूज नहीं हो, मैं सोचता हूँ कि आपके लिए बेहतर तो यही होगा कि आप बाजार में जाएं, चाहे सुपरमार्केट में ही चले जाएं, खोजें, ऑफर दें, अस्वीकार करें, सौदेबाजी करें और स्वीकार करें। ये जिंदगी में हर चीज के बारे में दोहराई जाने वाली प्रक्रिया है। महीने में एक बार किसी निश्चित स्थान से 10 मिनट तक जॉगिंग करते हुए या टहलते हुए या गाड़ी चलाते हुए निकलें। मैंने अपने कुछ बेहतरीन रियल एस्टेट के निवेश तो जॉगिंग करते समय ही खोजे हैं। मैं 1 साल तक किसी निश्चित दायरे में जॉगिंग करता था। मैं परिवर्तन को देखता रहता था। किसी भी सौदे में फायदों के लिए 2 तत्वों का होना जरूरी है, एक तो सौदा और दूसरा परिवर्तन। हालांकि सौदे तो बहुत से होते हैं, परंतु परिवर्तन को भाप लेने से सौदा एक फायदेमंद मौके में बदल जाता है। इसलिए जब मैं जॉगिंग करता हूं तो मैं जॉगिंग करने के लिए ऐसी जगह चुनता हूं जहां मैं निवेश करना चाहता हूं। बार बार उसी जगह के चक्कर लगाने से मैं वहां हो रहे छोटे छोटे परिवर्तनों को देख सकता हूं। मैं ऐसे रियल एस्टेट के साइन बोर्ड को भाप लेता हूं जो वहां काफी लंबे समय से लगे हुए हैं। इसका मतलब ये होता है कि बेचने वाला सौदा करने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक होगा। मैं जाते हुए ट्रकों को भी देखता हूं और आते हुए ट्रकों पर भी निगाहें लगाए रहता हूं। मैं रुककर ड्राइवरों से बात करता हूं। मैं पोस्टमैनों से भी बात करता हूं। उन्हें अपने इलाकों के बारे में गजब की जानकारी होती है। मैं एक बुरा इलाका खोज लेता हूं, खासकर ऐसा इलाका जहां लोग किसी बुरी खबर से डरे हुए होते हैं। मैं वहां साल में कई बार ये देखने के लिए चक्कर लगाता हूं कि सुधार के लक्षण कहां नजर आ रहे हैं। मैं रिटेलर से बात करता हूं, खासकर नए दुकानदारों से, और उनसे ये पूछता
हूँ कि वे इस इलाके में क्यों आए हैं। इसके लिए महीने में कुछ मिनट का समय देना होता है और मैं इसे तब करता हूँ जब मैं कसरत कर रहा होता हूँ या इसी तरह का कोई दूसरा काम कर रहा होता हूँ, जैसे स्टोर जाना या आने का काम। स्टॉक के मामले में मुझे पीटर लिंच की पुस्तक बीटिंग द स्ट्रीट इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि इसमें ऐसे स्टॉक को चुनने का फॉर्मूला दिया गया है जिसकी कीमत बढ़ने वाली है। मैंने ये पाया है कि कीमत बढ़ने के सिद्धांत हर जगह एक जैसे होते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट हो, स्टॉक हो, म्यूचुअल फंड हो, नया पालतू कुत्ता हो, नया घर हो, नया जीवन साथी हो या लॉन्ड्री के डिटर्जेंट पर बार्गेनिंग हो। प्रक्रिया लगभग वही रहती है। आपको ये जानने की जरूरत होती है कि आप किसकी तलाश कर रहे हैं और इसके बाद आपको उसे तलाशना होता है। ग्राहक हमेशा गरीब क्यों रहेंगे? जब सुपरमार्केट में कोई सेल लगती है जैसे टॉयलेट पेपर की, तो ग्राहक दौड़कर स्टॉक इकट्ठा कर लेते हैं। जब स्टॉक मार्केट में सेल लगती है जिसे सामान्यतः क्रैश या उतार या सुधार कहा जाता है, तो ग्राहक इससे दूर भाग जाते हैं। जब सुपरमार्केट अपनी कीमतें बढ़ा देता है तो ग्राहक कहीं और जाकर खरीदारी करते हैं। जब स्टॉक मार्केट अपनी कीमतें बढ़ा देता है तो ग्राहक खरीदना शुरू कर देते हैं। सही जगहों पर खोजें। मेरे पड़ोसी ने कांडोनियम रियल एस्टेट $1 लाख में खरीदा। मैंने उसके बगल में वैसा ही कांडोनियम $50,000 में खरीदा। उसने मुझे बताया कि वो कीमतों के बढ़ने का इंतजार कर रहा है। मैंने उससे कहा कि फायदा खरीदते समय होता है, न कि बेचते समय। उसने एक ऐसे रियल एस्टेट ब्रोकर को चुना था जिसकी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। मैंने एक बैंक के फोरक्लोजर डिपार्टमेंट की मदद ली थी। मैंने एक कक्षा में $500 की फीस देकर यह सीखा था कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। मेरे पड़ोसी का विचार था कि रियल एस्टेट के निवेश की कक्षा के लिए $500 की फीस बहुत महंगी थी। उसने कहा कि उसके पास न तो इतने पैसे हैं न ही समय, इसलिए अब वो कीमत बढ़ने का इंतजार कर रहा है। मैं पहले तो उन लोगों की तलाश करता हूँ जो खरीदना चाहते हैं, फिर मैं उस व्यक्ति को ढूंढता हूँ जो बेचना चाहता है। मेरा एक दोस्त एक प्लॉट ढूंढ रहा था। उसके पास पैसा था परंतु समय नहीं था। मैंने भी ढूंढना शुरू किया और मुझे अपने दोस्त की जरूरत से बड़ा जमीन का टुकड़ा मिल गया। मैंने इसे एक विकल्प के साथ जोड़ दिया। अपने दोस्त को फोन किया और उसे इसका ऑफर दिया। उसे जमीन का छोटा टुकड़ा चाहिए था, इसलिए मैंने उसकी जरूरत का टुकड़ा उसे बेच दिया और जमीन खरीद ली। जमीन का बाकी बचा टुकड़ा मैंने मुफ्त में ही अपने पास रख लिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एक खरीदो और उसे टुकड़ों में बांट दो। ज्यादातर लोग अपनी हैसियत के मुताबिक सामान की खोज करते हैं, इसलिए वे कम सामान की ज्यादा कीमत चुकाते हैं। छोटे विचार वाले लोगों को बड़े अवसर नहीं मिलते, इसलिए अगर आप ज्यादा अमीर बनना चाहते हैं तो पहले तो बड़े विचारों को सोचना शुरू करें। दुकानदार ज्यादा सामान खरीदने वालों को डिस्काउंट देते हैं और वे ऐसा केवल इसलिए करते हैं क्योंकि ज्यादातर व्यवसायी ज्यादा खर्च करने वाले लोगों को पसंद करते हैं। अगर आप कम खर्च भी करते हो तो भी आपको हमेशा बड़े विचारों को ही सोचना चाहिए। जब मेरी कंपनी को कंप्यूटर खरीदने थे तो मैंने अपने बहुत से दोस्तों से फोन पर पूछा कि क्या उन्हें भी कंप्यूटर खरीदना है। हम सब मिलकर कई डीलरों के पास गए और एक बढ़िया सौदा कर लिया क्योंकि हमें बहुत से कंप्यूटर खरीदने थे। मैंने यही शेयरों के साथ भी किया। छोटे लोग हमेशा छोटे ही रहेंगे क्योंकि उनकी सोच छोटी है। अकेले काम करें या फिर काम ही न करें। इतिहास से सीखें। स्टॉक एक्सचेंज की सभी बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों के रूप में शुरू हुई थी। कर्नल सैंडर्स तब तक अमीर नहीं हुए थे जब तक 60 साल की उम्र में उन्होंने अपना सब कुछ नहीं गवा दिया था। बिल गेट्स 30 साल से भी कम उम्र में दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। सक्रियता हमेशा निष्क्रियता को हरा देती है। अवसर पहचानने के लिए केवल कुछ ही चीजें हैं जो मैं करता आया हूँ और अब भी कर रहा हूँ। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण शब्द हैं किया और करो। जैसा इस पुस्तक में कई बार दोहराया जा चुका है, संपत्ति के पुरस्कार को पाने से पहले आपको सक्रिय होना पड़ेगा। तो काम पर जुट जाइए अभी से ही।